के पुस्तक लोकार्पण और चर्चा कार्यक्रम में एक बार फिर हम सब हाजिर हैं और इस बार हम लेकर के आए हैं शहर की चकाचौंध और तेज दौड़ती सड़कों से अलग हटकर के गाँव की पगडंडियों पर चलने का सफर शुरू करते हैं। अब कच्ची पगडंडियों पर यात्रा शुरू करने वाली श्रीवाली शर्मा के कहानी संग्रह गुलाबी नदी की मछलियों से। श्रीवाली को हम सबसे पहले सगुनिया काकी के व्यंग राजनीति पे व्यंग लिखना शुरू किया था और हम सब लोग ज्यादातर जो कि हिंदी का पाठक है उसको बड़ा आश्चर्य हुआ कि महिलाएं भी राजनीति जैसे विषय को उठा सकती हैं। लेकिन उसके बाद उन्होंने जब कहानी लिखना शुरू किया तो न सिर्फ राजनीति बल्कि पर्यावरण, प्रदूषण, किसानों की समस्याएं और ऐसी चीजों पे कलम चलाई जिसपे महिला रचनाकार ज्यादातर नहीं लिखती हैं। और इस तरीके से उन्होंने एक बहुत सुंदर संग्रह गुलाबी नदी की मछलियां लेकर के आई जिसकी कहानियां सब गांव की कहानियां हैं और गांव को वो ऊपर से नहीं देखती, वो गांव में रह करके उन्होंने गांव को देखा है, उन समस्याओं को समझा है और केवल अच्छा नहीं कहा है, उनकी समस्याओं से जूझते लोगों की बात कही है। और क्योंकि इसमें बहुत सारे लोग सबको वक्ताओं को बोलना है तो मैं सबसे पहले आमंत्रित करूंगी प्रज्ञा जी को। उसके लिए मैं निदा फाजली जी का एक शेर पढ़ना चाहूंगी। नैनों में था रास्ता, हृदय में था गांव, हुई न पूरी यात्रा, छलनी हो गए पांव। तो ये निदा फाजली जी ने कहा था जब वो गांव नहीं पहुंच पाए थे और उनको गांव पहुंचाने के लिए श्रीवाली शर्मा आ गई हैं और उनका कहानी संग्रह पे अब आगे प्रज्ञा जी बात करेंगी। लेकिन अब मैं पहले, हालांकि यहाँ कोई भी वक्ता ऐसा नहीं जो परिचय का मोहताज हो, लेकिन पहले मैं परिचय कराना चाहूंगी प्रज्ञा जी का। प्रज्ञा जी दिल्ली विश्वविद्यालय के किरोड़ीमल कॉलेज में प्रोफेसर हैं हिंदी विभाग में। उनके 3 कहानी संग्रह तकसीम, मन्नत टेलर्स, रज्जो मिस्त्री आ चुके हैं। उपन्यास गूदड़ बस्ती और धर्मपुर लॉज हैं। नाट्य आलोचना से संबंधित 5 किताबें और सामाजिक सरोकारों पर आधारित एक किताब आईने के सामने है। बाल साहित्य में तारा की अलवर यात्रा पुस्तक प्रकाशित हुई और इनको कई सारे सम्मानों से नवाजा जा चुका है, जिसमें भारतेंदु हरिश्चंद्र प्रथम पुरस्कार तारा की अलवर यात्रा पर, मीरा स्मृति पुरस्कार गूदड़ बस्ती पर, महेंद्र प्रताप स्वर्ण सम्मान प्रथम पुरस्कार तकसीम पर और शिवना अंतर्राष्ट्रीय कथा सम्मान धर्मपुर लॉज पर। प्रतिलिपि कथा सम्मान में प्रथम पुरस्कार कहानी तकसीम पर, स्टोरी मिरर का कथा सम्मान प्रथम पुरस्कार पाप, तर्क और प्रायश्चित कहानी पर। इसके अलावा आकाशवाणी और दूरदर्शन के लिए भी अनेक कार्यक्रम प्रस्तुत करती रहती हैं। तो प्रज्ञा जी, सादर आमंत्रित करती हूँ आपको कि आप आएं और इस कहानी संग्रह पर अपने विचार रखें। बहुत बहुत शुक्रिया वंदना जी। आदरणीय भालचंद जोशी सर, साथी कथाकार मनीष वैद्य जी, आलोचक डॉक्टर सुनीता, कथाकार सिनीवाली और आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं कहानी संग्रह पर बात करने से पहले अटूट बंधन के मंच का आभार व्यक्त करती हूँ जिन्होंने आज की इस महत्वपूर्ण चर्चा में मुझे शामिल किया है और मैं बधाई देती हूँ अपनी सिनीवाली को जिनका ये दूसरा कहानी संग्रह जो अंतिका से प्रकाशित हुआ और जिस पर चर्चा आज होगी। मैं ये भी कहना चाहूंगी कि अक्सर जो कथाकार हैं या रचनाकार हैं उनकी जो पहली किताब आती है या पहला जो संग्रह आता है उसे साहित्य जगत में बहुत स्नेह मिलता है और उसका स्वागत होता है। लेकिन दूसरा संग्रह जब आता है तो मेरा मानना है कि लोग उसे ज्यादा गंभीरता से देखते हैं और आलोचनात्मक रूप में देखते हैं और कई कोणों से उसकी व्याख्या करते हैं कि कथाकार ने पूर्ववर्ती कहानियों की तुलना में अपना विकास किया है, कहानियों का विकास किया है, समय के साथ न्याय किया है या नहीं किया है। तो बहुत सारे प्रश्न होते हैं जब किसी का भी दूसरा संग्रह आता है और हम सब इन परीक्षाओं से गुजर चुके हैं, गुजर रहे हैं। सिनीवाली भी के सामने भी अब ये परीक्षा है। तो सिनीवाली की कहानियों की यदि मैं बात करूं तो इन्होंने 21वीं सदी के इस दूसरे दशक में आरंभिक वर्षों में अपनी कहानियों से एक स्वतंत्र पहचान बनाई है और मेरा जो मानना है कि 21वीं सदी के जो पहले 2 दशक हैं
वो स्त्री कथाकारों के लिए मुझे लगता है हमेशा याद किए जाएंगे, इस रूप में कि बहुत से नए कथाकार उभरे और जो निरंतर लिख रहे हैं। और सिनी वाली का दूसरा कहानी संग्रह गुलाबी नदी की मछलियां, ये हाल ही में आया और इसमें कुल 9 कहानियां हैं। और इसकी कुछ कहानियां अपने प्रकाशन के साथ ही बहुचर्चित रही, मसलन कर्तव्य बायस, अधजली और अतिथि, मुझे लगता है ऐसी ही कहानियां हैं। और जैसा कि मैंने कहा कि 21वीं सदी के ये जो 2 दशक हैं, ये बड़ी संख्या में नए कहानीकारों के आगमन के कारण याद किए जाएंगे। तो मुझे लगता है ये भी रेखांकित करने योग्य बात होगी कि इस कालखंड में जो कथा के केंद्र में, चाहे वो कहानी हो, चाहे वो उपन्यास हो, कथा के केंद्र में गांव की जो शानदार उपस्थिति है, मुझे लगता है वो भी दर्ज हुई है। और बीते 2 दशकों में अनेक ऐसे उपन्यास गांव केंद्रित कथाओं के लिए चर्चित हुए हैं। हमारे साथ में भालचंद्र जोशी सर बैठे हैं, प्रार्थना में पहाड़, इनका उपन्यास इस रूप में बिल्कुल याद किया जाना चाहिए। और मैं इस कड़ी में यदि सिनी वाली के कथा लेखन को देखती हूँ, तो इनकी कहानियां गांव जीवन के अनेक चित्रों को सामने लाती हैं। और सिनी वाली की कहानियों को मैं 3 स्तरों पर ग्रामीण जीवन से जुड़ा हुआ पाती हूँ। एक विषय वस्तु के स्तर पर, विषय वस्तु एक सी नहीं है, विविधता है, कथा में भी गहरापन नहीं है। दूसरे, इस विषय वस्तु को जो महत्व देने वाला जो तत्व है, वो है कि इसे जो जीवंत बनाता जो लोकेल है वो। और तीसरा, इन दोनों को महत्वपूर्ण बनाती है उनकी भाषा। ऐसा नहीं है कि सिनी वाली की कहानियों में शहर नहीं आता, मैंने कहानियां इनकी पढ़ी हैं, शहर भी आता है, पर इनकी ग्रामीण कहानियों में जो परिदृश्य की एक अलग खनक है, भाषा की एक अलग खनक है। और मुझे लगता है कि यथार्थ में कल्पना की जो ब्लेंडिंग ये इन्होंने की है, वो खूबी है इनकी ग्रामीण जीवन की कहानियों में, और इसीलिए इनकी वो कहानियां विशिष्ट भी बनती। इस संग्रह की गुलाबी नदी की मछलियां, मैंने सभी कहानियां मैंने पढ़ी, और रहो कंत होशियार पर मैंने लिखा भी था। और अतिथि कहानी के पाठ में तो एक दफा मैं और सिनी वाली, हम दोनों ने एक ही मंच साझा किया था। गांधी स्मृति दर्शन में कथा पाठ था, जब मैंने अपनी कहानी मन्नत टेलर्स का पाठ किया था और सिनी ने अतिथि का। मैं आज इनकी 2 कहानियों पर अपनी बात रखूंगी, कर्तव्य बायस और शीर्षक कहानी गुलाबी नदी की मछलियां। लेकिन ये भी कहना चाहूंगी कि यदि संग्रह मुझ तक नहीं पहुंचा होता, तो मैं इस कार्यक्रम में शामिल होती, तो मैं निश्चित तौर पर रहो कंत होशियार और अतिथि पर ही अपनी बात रखती। पर मैं आज उनसे अलग हटकर कहानियों पर बात करूंगी। और मेरे साथ आज की चर्चा में जो अन्य महत्वपूर्ण कथाकार और आलोचक हैं, वे भी इन कहानियों पर और अन्य कहानियों पर अपनी बात रखेंगे। ग्रामीण पृष्ठभूमि पर लिखी गई अनेक कहानियों के केंद्र में हम देखते आए हैं, बहुत पहले से ही कहानी को अगर हम पलटते हैं, देखते हैं कहानी के इतिहास को, तो चुनावी राजनीति बहुत प्रमुख मुद्दा रही है। ये कोई नया विषय नहीं है। मैं अगर दो कहानियों की बात कहूं कि मैत्रेयी पुष्पा जी की फैसला कहानी हो, या शिवमूर्ति जी की बनाना रिपब्लिक कहानी हो, या उससे भी पूर्व प्रकाशित कई अन्य कहानियां। और इतना ही नहीं कि 8वें दशक में जब नुक्कड़ नाटक आरंभ होते हैं, तो ग्रामीण परिवेश में चुनावी राजनीति और भ्रष्ट तंत्र एक मुख्य मुद्दा बनते हैं। उस समय आपातकाल को याद रखते हुए, क्योंकि उन्होंने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी उन नुक्कड़ नाटकों ने उस जनवादी आंदोलन के तहत। तो और इन नाटकों ने एक समाज के तौर पर हमारी लोकतंत्र की समझ को विकसित किया। हम देश की राजनीति, समाज और अर्थनीति को एक अलग लोक में देख पाए। अब इस पूरे परिदृश्य में यदि सिनी वाली की कहानी कर्तव्य बायस को देखें, तो मन में एक सवाल उठता है कि जब पहले ही इस विषय पर इतनी रचनाएं लिखी जा चुकी हैं, तो सिनी वाली की कहानी में नया क्या है? क्योंकि गांव में चुनाव हो, 2 प्रतिद्वंदी धड़ों की आपसी रंजिश हो,
उनके चेले चमचों की खींचतान हो, उठापटक हो, ऐसी बहुत सारी कहानियां आई हैं। इसीलिए ये सवाल उठा कि क्या, और शंका हुई कि क्या सिनेवाली की कहानी भी वही सब तो नहीं दोहराएगी। कर्तव्य बायस का विषय भले ही पुराना है, पर मेरा मेरा ये मानना है कि कथाकार द्वारा उस परिवेश को एक एक नए एंगल से देखना और अपने पाठक को दिखाना, और दूसरा उसके साथ भाषा का तालमेल करना, दो ऐसे बिंदु हैं जहां से ये कहानी अपना विशेष स्थान बनाती। और जहां तक परिवेश को नए सिरे से देखने की बात है, तो लेखिका ने जो पहले के लेखकों की तरह ही लोकतंत्र की परख करते हुए चुनाव में नेताओं के कर्तव्यों पर ध्यान दिया है। यही नहीं, उन नेताओं के जो प्रचारक चमचे हैं, उनके कर्तव्यों का बखान भी पूर्व की जो कहानियों की तरह ही है। और हाँ, मुझे तुलसीदास की पंक्ति भी वो याद आती है, जिसमें वो कहते हैं कि आज के कौवे भी हंस की तरह कर्तव्य कर रहे हैं। और यहाँ भी, इस कहानी में भी हम देखते हैं कि कौवे हंस बनने की कवायद करते हमें दिखाई देते हैं। पर मुझे जो अलग चीज लगती है इस कहानी में, जिस दृष्टि से मैंने इस कहानी को देखा है, कि पूरे चित्रण के बीच जो नयापन है, वो नयापन मुझे जो दिखाई देता है, मेरे पाठक को दिखाई देता है, वो है जनता की जो दृष्टि है, जो मतदाता है। यह दृष्टि जो वादों की झूठी राजनीति करने वाले नेताओं, और उन नेताओं का जो के हर आदेश का पालन करने वाले जो उनके कारसाज चमचे हैं, उनसे कहीं अधिक मुखर होकर ये कहानी में ये दृष्टि सामने आई। लेखिका ने भले ही उसे बहुत कम स्पेस दिया है, पर मेरे पाठक का मन वहीं अटका है, और मेरे लिए सबसे अधिक वही चीज उजागर हुई। आजादी के 70 वर्ष से अधिक के सफर में लगातार लोकतांत्रिक व्यवस्था का अवमूल्यन हो, उसकी विफलता हो, और पूंजीवादी जनतंत्र का जो चरम उभार है, वो हमें चुनावों के रूप के समय में ही ज्यादा दिखाई दे रहा है। और ये कहानी रेखांकित करती है कि इस व्यवस्था में लोकतांत्रिक कार्यवाही का अर्थ सिर्फ और सिर्फ चुनावी दंगल तक सीमित होकर रह गया। मूल्य धर्मिता, जो राजनीति का गुणधर्म होना चाहिए, वो गुणधर्म नहीं रह गई है, बल्कि मैं ये कहूंगी कि पूंजी केंद्रित मूल्य ही जैसे सर्वोपरि हो गए। और इस पूंजी ने न केवल जन की अगुवाई करने वाले नेताओं और उनके पूरे चुनाव अभियान की जो बागडोर संभाले उनके प्रचारक चमचों को भ्रष्ट किया है, बल्कि उस जनता को भी भ्रष्ट किया है जिसके दम पर लोकतंत्र जीवित कहलाने का दंभ भर सकता है। तो चुनावों में धन की चमक से वोट खरीदने का कारोबार किस कदर फल फूल रहा है, कहानी इसे बहुत महीन डिटेलिंग के साथ दिखाती है। कहानी में जो एक सेंट्रल कैरेक्टर है भोला, भोला से वोट के एवज में दारू ले जाने वाला पुन्नी सिर्फ इसी एक घटना में आता है, और पुन्नी का कहीं जिक्र नहीं है, लेकिन पाठक उस पर रुकता है, ठहरता है। पुन्नी उससे दारू भी ले जाता है और चखने के लिए 100 रुपए भी झटक लेता है, और बड़ी ही बेशर्मी के साथ वो यही काम दूसरे विरोधी पाले के नेता के चमचे के यहाँ भी करता। तो छोटे छोटे जो क्लाइमैक्स इस कहानी में रचे गए हैं, जो दृश्य बनाए गए हैं, ये कहानी उन क्लाइमैक्सेस के जरिए कहीं भी चुनाव परिणाम बताने में दिलचस्पी नहीं लेती है, बल्कि चुनाव किस तरह आज लोकतंत्र का पर्याय हो चले हैं, और लोकतंत्र हर चुनाव में कैसे अवमूल्यन की ओर धकेला जा रहा है, कहानी उसी बिंदु पर फोकस करती है। कहानी के अंत में भोला की अपने जो वोटर की पहचान के जो मानक हैं, उसके अब तक जो मानक उसने बनाए हैं, उससे पैदा हुआ जो असमंजस, जो शंका, जो दुविधा है, वही जैसे इस कहानी का चरम बिंदु। और भोला की दुविधा बनी रहती है कि जनता ने वोट आखिर किसे दिया हो, क्योंकि भ्रष्ट चुनावी नीतियों ने चुनाव को जहां एक और एक धंधे में परिवर्तित किया है, वहां मतदाताओं के एक बड़े धड़े को भी बहुत बेशर्म धंधेबाज में परिवर्तित किया। तो इसलिए कहानी पर और भी बात हो सकती है, लेकिन घटनात्मकता जो इसमें है, जो नाटक का बहुत बड़ा गुण है, नाटकीय मोड़ है, जैसे मैंने पहले ही बताया है, और परिवेश पर जो पकड़ है और ग्रामीण भाषाई है,
मुझे लगता है इस संग्रह की सर्वश्रेष्ठ कहानी इसे बनाते हैं कर्तव्य बायस। और कहानी का जो विषय है और इसकी जो ग्रामीण भाषा ही नहीं, एक और खासियत भी है, भाषा में पिरोया गया जो व्यंग है, वो उत्तर औपनिवेशिक समाज में कैसे लोकतंत्र बनाम लूटतंत्र के मुद्दे को जैसे ये कहानी बेनकाब करने का एक प्रयास करती है। तो मुझे लगता है इस कहानी पर अभी और भी बातें होंगी, लेकिन मुझे ये कहानी इस रूप में संग्रह की अच्छी कहानी में से एक लगी, जिसे पहले अगर मैंने कहा कि अगर मुझे संग्रह नहीं मिला होता तो मैं रहो कंत होशियार पर बात करती, लेकिन बहुत अच्छा है कि मैंने ये संग्रह पढ़ा और मुझे इस कहानी ने आकर्षित किया। मुझे मलाल है कि मैं इस पर हुआ नाटक नहीं देख पाई, लेकिन भविष्य में कभी फिर से होगा तो मैं जरूर देख पाऊंगी। एक और कहानी जो इस संग्रह की शीर्षक कहानी है, गुलाबी नदी की मछलियां। बहुत ही लयात्मक शीर्षक है और प्रतीकात्मक शीर्षक है। इस कहानी को जब मैं पढ़ रही थी तो कर्तव्य बायस और रहो पंत होशियार की कथा संरचना से एकदम भिन्न ये शिल्प की कहानी है, गुलाबी नदी की मछली। और भिन्न संवेदना की कहानी है। और जहां मैं देखती हूँ कि कर्तव्य बायस है या रहो पंत होशियार है, ये जो दो कहानियां हैं, ये किस तरह से बाह्य जो यथार्थ है उसको उसके सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक ताने बाने में पकड़ने की कोशिश करती हैं। वहीं ये जो कहानी है, शीर्षक कहानी गुलाबी नदी की मछलियां, ये जैसे प्रेम की जो अकुंठ अभिव्यक्ति है उसको आंतरिक स्तर पर बेहद बेहद निजी स्तर पर रचने की कोशिश करती है, जो लड़की है उसकी संवेदना के स्तर पर, जो इसकी नायिका है। संग्रह की शीर्षक कहानी गुलाबी नदी की मछलियां अपने बहुत विस्तार से घटनाओं के अंकन करने की कोशिश नहीं करती, उस तरह से नहीं करती, अपितु मैं ये कहूंगी कि प्रेम के बिंदु पर पूरी तरह ठहर कर ये कहानी गहराई में जाने का प्रयास करती है। और ये कहानी दरअसल अपराध की जमीन पर प्रेम के अंकुरण की कहानी है। फिरौती के लिए एक लड़के का अपहरण करके उसे कैद किया गया है, और कैद करने वाला जो परिवार की एक बुजुर्ग स्त्री उसकी कैसे देखभाल कर रही है कि जब फिरौती मिले और आगे का काम हो। और उस घर की एक विवाह योग्य लड़की है जो उसको लड़के को खाना पहुंचाने या अन्य कामों के लिए जाती है, और अंधेरे कमरे में उस रूपवान लड़के के प्रति आसक्त होकर वो उसे चाहने लगती है, उसे प्रेम करने लगती है। और कहानी में जो समस्या है, इसी लड़की के विवाह के लिए धन की जरूरत के चलते लड़के का अपहरण किया गया, और लड़की के लड़के से मिलने पर जो चीज उजागर होती है वो है कि दोनों की जो वर्गीय और सामाजिक पृष्ठभूमियों का अंतर सामने आता है। हाँ, एक अंतर और भी दिखाती है ये कहानी कि परिवार की जो कमान संभाले जो मर्द हैं उनकी कठोरता और स्त्रियों के दयालु होने के बीच भी अंतर दिखाई देता है इस कहानी में। बहरहाल लड़की का जो सूखे हृदय में प्रेम की जो पहली दस्तक है, जो गुलाबी नदी में बदल जाती है, रूपांतरित हो जाती है, और लड़के की जो अंधेरे में चमकती दो आंखें हैं वो उस नदी की मछलियों में तब्दील हो जाती है। सिनी वाली प्रतीक धर्मिता से कहानी को आकार देती है, इस कहानी को। और ये कहानी इस तरह की है और ये प्रतीक इस तरह के हैं कि कहानी बार बार गति पाकर भी जैसे इन प्रतीकों पर ही केंद्रित रहती है, और बार बार प्रतीकों पर लौटने के क्रम में ये कहानी उन प्रतीकों को और सघन करती चली जाती है। लड़की के प्रेम की जो अकुंठ अभिव्यक्ति है उसको जब लड़का जानता है तो उसकी पहली जो प्रतिक्रिया है, लड़की का कमतर रूप और कमतर सामाजिक हैसियत दोनों के प्रति वो वितृष्णा से भर जाता है। परंतु लड़की जिसका नाम लौंगिया है, उसका निश्चल प्रेम जो है वो अंततः अपना असर लड़के पर छोड़ता है, और लौंगिया के मौन को भी सिनी वाली बहुत कुशलता से रचती हैं। एक बात इस कहानी के संदर्भ में मैं ये भी कहना चाहूंगी कि कहानी स्त्री के मनोविज्ञान को भी बहुत गहरे तौर पर पकड़ती है।
लौंगिया के हृदय में जो गुलाबी नदी जब आकार लेती है उस लेने के बाद जब लड़के का नाम उसे पता लगता है तिरुपति, बहुत अच्छी तरह से लेखिका ने बखान किया है उसे और उसकी संधि की है और संधि करके वो तिरु अलग करती है, पति अलग करती है और तिरु वहां बिल्कुल शून्य हो जाता है और पति बार बार उस पर बल दिया गया और इस बल देने के क्रम में ही पहले की लौंगिया और नई लौंगिया में पाठक को फर्क दिखाई देने लगता है और इस स्थिति से जो उपजी लौंगिया की जो संकोची और शर्मीली मुद्रा है वो अपने आप में बहुत कुछ संकेत करती है। चाहे वो उसकी सहेली आती है और वो भी उस अंतर को भांप लेती है। तो प्रेम के अंकुरण और उस अंकुरण के साथ ही तिरुपति को पति की भूमिका में कल्पित कर लेने का जो निजी अधिकार है वो लौंगिया के चरित्र में हम देख पाते हैं। आगे जाकर ये जो कहानी है ये अपराध और प्रेम के कंट्रास्ट के अतिरिक्त प्रेम के उपजने के साथ ही उसके समय विहीन विछोह या फिर हम कहें चिर विछोह की भी, क्योंकि कुछ स्थिरता नहीं है इस कहानी में और ज्यादा संभावना यही बन रही है कि इनका मिलन फिर कभी नहीं हो पाए। तो चिर विछोह की ये मार्मिक कहानी बनती है और कहानी प्रेम को उसके वर्तमान क्षण में पकड़ती है, क्योंकि दोनों के प्रेम का जो भविष्य है, मैंने जैसा अभी कहा कि उसका स्थायी रूप लगभग असंभव जान पड़ता है। लौंगिया हर संभव कोशिश करके तिरुपति को कैद से आजाद करने के सारे प्रयास करती है और कहानी इस नायिका की जागृत बुद्धि और गहरी संवेदनशीलता दो गुण धर्मों के आधार पर चलती है और इस संग्रह की ये शीर्षक कहानी है। जाहिर है लेखिका को इस कहानी से बहुत गहरा अनुराग है, इसलिए इसको शीर्षक कहानी इन्होंने बनाया है। मेरी कहानियां होती तो कर्तव्य बायस संग्रह का नाम होता, लेकिन सिनी वाली की कहानियां हैं और स्नेह है, इसलिए इतनी बात मैं कह पाई हूँ। लेकिन संग्रह की सभी कहानियों को अगर हम देखते हैं, जो खास बात सभी कहानियों में लगती है, चाहे वो इत्रदान हो, चाहे वो बंटवारा है, सभी कहानियों को अगर हम पढ़ते हैं और संग्रह की सभी कहानियां जब साथ पढ़ी जाती हैं तो एक चीज पता लगती है कि स्थितियों के साथ साथ जो ऐन्द्रिक संवेदन है किरदारों के, उसकी बहुत ही महीन डिटेलिंग सिनी वाली की कहानियों में है। अपनी कहानियों में जो स्थिति से उपजी जो किरदारों की विभिन्न किरदारों की जो उठती गिरती लय है, उनका हर कंपन है, उसको तक लेखिका ने पकड़ा है। और एक बात मैं फिर कहूंगी कि कोई दो राय नहीं है कि सिनी वाली की जो स्वतंत्र पहचान है वो उनकी गांव केंद्रित कहानियों के लिए हमेशा की जाएगी। सिनी वाली से हम ऐसी अनेक और कहानियां हम चाहेंगे भविष्य में कि वो इस तरह की कहानियां हमारे जैसे पाठक के लिए लाएं, जिसके लिए गांव जो है बहुत अभी दूर की बात है। हाँ, हम शहर के भीतर तो गांव दिखाते रहे हैं, लेकिन गांव को ठीक दिखाना, उसकी आंख में आंख डालकर दिखाने का जो हुनर है सिनी वाली की कहानियों के लिए, मैं सिनी को बधाई देती हूँ। और इस मंच पर आप सबने मुझे सुना, मुझे वंदना जी ने, अटूट बंधन ने ये मौका दिया, मैं इसके लिए आप सबकी बहुत बहुत आभारी हूँ। सिनी वाली को बहुत सारी बधाई। बहुत बहुत आभार प्रज्ञा जी, आपने इतना सुंदर तरीके से कहानियों पे बात रखी और इस शीर्षक को भी खोला कि जो है गुलाबी नदी की मछलियां जरूर दिवाली की सबसे प्रिय कहानी रही होगी, इसलिए उसने नाम रखा, संग्रह का नाम भी इसी कहानी पे रखा। और जहां तक मुझे याद आता है कि दिवाली की ये पहली प्रेम कहानी है। प्रेम विषय पे एक चिट्ठी कहानी उसने लिखी थी जो अटूट बंधन पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। उसके बाद सिनवाली ने प्रेम पे लिखा नहीं है और ये प्रेम कहानी लिखी और इसमें खूबसूरती ये है कि ये कहानी ये बताती है पा लेना ही प्रेम नहीं होता, कई बार मुक्त कर देना भी प्रेम होता है। वो अपने प्रेम को पाने की जगह मुक्त करने में ही प्रेम को के एहसास को जीवित रखती है। तो अब हम इसके साथ ही चर्चा को आगे बढ़ाते हुए वरिष्ठ साहित्यकार भालचंद्र जोशी जी को आमंत्रित करेंगे और उसके पहले छोटा सा परिचय उनका दे दें। हालांकि यहाँ कोई भी परिचय का मोहताज नहीं है, फिर भी एक परंपरा है कार्यक्रम की, तो इसलिए परिचय दे देते हैं। तो आदरणीय भालचंद्र जोशी जी पेशे से इंजीनियर हैं और 8वें दशक के उत्तरार्ध से कहानी लेखन ये कर रहे हैं। आदिवासी जीवन पद्धति तथा कला का विशेष अध्ययन इन्होंने किया हुआ है। निमाड़ की लोक कलाओं
और लोक कथाओं पर काम किया है। चित्रकला में भी सक्रिय रुचि है। इसके अलावा कुछ समय तक लघु पत्रिका यथार्थ का संपादन किया है। कथादेश के नवलेखन अंक जुलाई 2002 का संपादन किया है। टेलीविजन के लिए क्लासिक सीरीज में फिल्म लेखन किया है और कहानियों पर भारतीय भाषाओं के अतिरिक्त अंग्रेजी में भी अनुवाद किया है। आपके 6 कहानी संग्रह, एक उपन्यास, एक आलोचना पुस्तक तथा विद्यार्थियों के लिए पाठ्यक्रम पर आधारित कुछ शैक्षणिक पुस्तकें प्रकाशित हैं। इसके अलावा आपको कई सम्मान प्राप्त हो चुके हैं, जिसमें मध्य प्रदेश हिंदी साहित्य सम्मेलन का वागीश्वरी पुरस्कार, इंडिपेंडेंट मीडिया इनिशिएटिव सोसाइटी दिल्ली का 2012 का शब्द साधक जनप्रिय लेखक सम्मान, मध्य प्रदेश अभिनव कला परिषद भोपाल का अभिनव शब्द शिल्पी सम्मान, जल में धूप कहानी संग्रह के लिए 2013 का स्पंदन कृति सम्मान, हत्या की पावन इच्छा कहानी संग्रह के लिए 2014 का शैलेश मटियानी कथा पुरस्कार आदि। तो आपको आमंत्रित करने से पहले बेदिल हैदरी का एक शेर पढ़ना चाहूंगी। खोल चेहरों पर चढ़ाने नहीं आते हमको, खोल चेहरों पर चढ़ाने नहीं आते हमको, गांव के लोग हैं हम, शहरों में कम आते हैं। तो गांव के लोगों को जो शहरों में कम आते हैं, उनके बारे में आप चर्चा को आगे बढ़ाएं। धन्यवाद वंदना जी। आप सभी मित्रों को बहुत बहुत नमस्कार मेरा। और सबसे पहले तो मैं अपने इस संकोच को तोड़ने की कोशिश करूंगा कि इतने गुणीजनों के बीच मुझे बोलने का मौका मिल रहा है और क्या बोला जाए क्या छोड़ा जाए की दुविधा से भी मुक्त होना चाहूंगा। आवाज आ रही मेरी? जी बिल्कुल। जी 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 हाँ, क्योंकि मुझे थोड़ा सा डिस्टर्बेंस था इसमें। तो प्रज्ञा जी ने इतनी डिटेल्स में कहानियों पर बात कर दी है कि उसके बाद इससे इतर कुछ बात करना मुश्किल लग रहा है। पर एक बात कहना चाहूंगा कि हिंदी कहानी और खास करके महिला लेखन को लेकर पहले तो ये भी बता दूं कि मैं ऐसे वर्ग विभाजन का पक्षधर नहीं हूँ कि महिला लेखन या पुरुष लेखन कोई अलग होता है। कहानी को कहानी की ही तरह देखना चाहिए और मैं तो उसको उसी नजरिए से पढ़ता आया हूँ और समझता आया हूँ। पर यदि ऐसा, चूंकि हमारे यहाँ हिंदी में ऐसा वर्ग विभाजन अघोषित रूप से तय कर रखा है, तो उस संदर्भ में यदि देखा जाए तो हिंदी में ऐसी कहानियां महिलाओं द्वारा लिखित बहुत कम है जो ग्रामीण जीवन के इर्द गिर्द हो, और खासकर उन लेखिकाओं के द्वारा भी जिन्होंने बहुत उत्साह से दावा किया है कि उनकी कहानियों में ग्रामीण जीवन के यथार्थ भरे पूरे दृश्यों के साथ मौजूद है। ये उन कहानियों में भी एक किस्म की लेखक की लाचारी साफ साफ नजर आती है, एक दबाव नजर आता है। तो उन कहानियों से मुक्त होकर जब हम रचनी वाली का संग्रह मैं पढ़ रहा था तो मुझे ये चीज बार बार याद आ रही थी कि कोई ऐसा टेक लगाकर लिखने की कोई जरूरत नहीं है कि ये ग्रामीण जीवन की कहानियां हैं और महिला ने लिखी है तो इस तरह विशिष्ट है। वो खराब भी हो सकती है, अच्छी भी हो सकती है, और इसका यह अर्थ भी नहीं है कि जो लोग शहरी जीवन की कहानियां लिख रहे हैं वो खराब कहानियां लिख रहे हैं या खराब काम कर रहे हैं। उनके जीवन अनुभव उस तरह के नहीं है। मैत्रेयी पुष्पा ने इसके ब्लर में लिखा भी है, तो मुझे बहुत दिलचस्प लगा वो वाक्य में उसको दोहराना चाहूंगा कि इधर की लेखिकाओं को फैशनेबल राइटिंग से बाहर आकर इस तरह ग्रामीण जीवन की कहानियां लिखनी चाहिए। फैशनेबल राइटिंग से उनका क्या आशय था, खैर मैं नहीं समझ पाया, लेकिन जो लोग लिख रहे हैं निश्चित रूप से एक हमारे यहाँ एक दिक्कत यह है कि हम प्रेमचंद से चलते हैं तो रेणु पर आकर ठहर जाते हैं, और रेणु के बाद हम चलते हैं तो फिर बहुत सारे रास्ते खुलते चले जाते हैं। उसी एक रास्ते पर हम सीनी वाली को पाते हैं। सीनी वाली की कहानियां जो ग्रामीण जीवन के यथार्थ है उनकी कहानियों में, तो जो मुझे लगा कि एक किस्म का जो धैर्य और संयम जरूरी है, उसके बगैर ऐसी कहानियां रची जाना थोड़ा सा नामुमकिन है, क्योंकि ग्रामीण जीवन के यथार्थ का कथ्यांतर रूपांतरण उस तरह से मुश्किल आता है जहां आपके पास उस भाषा का सहयोग न अपेक्षित हो, या सहयोग आपके लिए वो मुहैया न कराएगा आपको।
ये कहानियां पढ़ते हुए मुझे बार बार इस चीज को मैं ध्यान में रख रहा था। गुलाबी नदी की कहानियों पर प्रज्ञा जी ने बहुत विस्तार से कहा कि बहुत अच्छी प्रेम कहानी है, पर आप ध्यान दीजिए कि ये कहानी प्रेम कहानी से थोड़ा सा इस अर्थ में आगे की कहानी है कि मूलतः तो एक अपराध की भूमिका रचने से शुरू होती है कि एक लड़की है, उसकी शादी इसलिए नहीं हो पा रही कि पैसा नहीं है घर में, और पैसे की कमी पूरी करने के लिए परिवार अपराध के रास्ते जाता है कि एक समृद्ध परिवार के लड़के का अपहरण करके घर में रखा जाता है उसको। घर की बुजुर्ग महिला भी उस अपराध में शामिल है। लड़की जब खाना देने उस लड़के को जाती है और दरवाजा खोलती है, तो वहीं से प्रेम के असंख्य दरवाजे खुलते चले जाते हैं। लड़की को पहली बार प्रेम का अनुभव होता है। उस एहसास को लिखने के लिए जिस भाषा की दरकार होती है, मैं कहूँगा कि सिंधी वाले ने उसका बहुत अच्छा इस्तेमाल किया है। मुझे बहुत खुशी हुई उसको पढ़ते हुए कि कोई बहुत उस तरह की डिटेलिंग नहीं है जिसमें जाने के लिए लेखिका को जरूरत पड़े। उसके बगैर एक भाषा की ऐसी सहजता है जो हमेशा कहता रहता था, जो चेखव को पढ़ते हुए हमें लगती है, जो भाषा की सरलता की जो मैं बात कहता हूँ, वो इस कहानी में मुझे पढ़ते हुए नजर आई। लेकिन कहानी उस प्रेम कहानी पर ही अंत हो जाता तो मुझे लगता है कि कहानी थोड़ी सी अधूरी रह जाती। वो कहानी थोड़ा उससे और आगे जाती है, और कहानी जाकर जहाँ ठहरती है वो है प्रेम की शक्ति उस लड़की को एक ऐसी मनुष्यता से, ऐसी मानवीयता से भर देती है कि उसको सहिष्णुता के उस रास्ते पर ले जाती है जहां वो लड़के को भागने के लिए प्रेरित करती है। उससे लगता है कि वो जानती थी कि इसके बाद मेरे लिए भविष्य की बहुत सारी संभावनाएं खत्म हो जाएगी, लेकिन उसके बावजूद उसकी सहिष्णुता उसके भविष्य के अंधेरे पर मुहर लगाने को तैयार हो जाती है। ये उस कहानी का महत्वपूर्ण हिस्सा मुझे लगा कि जहां जाकर वो कहानी प्रेम के सामान्य बलिदान से ऊपर जाकर मनुष्यता के उस रास्ते की तरफ पलटती है, जहां जाकर वो यह निर्णय लेती है कि इस लड़के की जान बचाना प्रेम के लिए भी जरूरी है और मनुष्यता के लिए भी जरूरी है, वरना वो उसके साथ खुद भी भाग सकती थी। प्रेम का ही हिस्सा जरूरी होता तो। अब इसी तरह के अपराध की एक कहानी अधजली है। दोनों कहानियों में अपहरण की कहानी है, दोनों अपराध की कहानियां शुरुआत में बुनी हुई है, दोनों की बनावट भी उसी तरह से है, और वो सारे दुख, करुणा, वो सारी उसी तरह की चीजें वहां भी धीरे धीरे पनपती है। लेकिन ये कहानी मैंने बहुत पहले कहानी संभवतः कथा देश में छपी थी, और मैंने तब भी इस पर लिखा था क्योंकि कहानी ने मुझे तब भी बहुत अपील किया था कि ये कहानी का जो अंत है बहुत ही खूबसूरत अंत है इसका। इसको कहानी को ऐसी जगह लाकर छोड़ा गया कि जहां आगे का सफर कहानी फिर खुद तय कर लेती है। वो लेखिका की अनुपस्थिति में ही तय करती है, लेखिका की जरूरत नहीं पड़ती उसको साथ ले जाने के लिए। वरना क्या है कि कई बार लेखिकाएं पाठक की गर्दन पकड़कर उसको समझाती है कि मैं ये कहना चाहती हूँ। तो ये उसके अंत से हमको ज्यादा संतोष मिलता है कि ऐसी कोशिश नहीं थी उसमें, कहानी छोड़ दी गई और बाकी कहानी आगे खुद चलती हुई चली जाती है उसके अंत तक। तो ये अंत मुझे ज्यादा बेहतर लगा। दोनों इसमें भी वही स्त्री के दुख और करुणा है। दो स्त्रियां हैं, दोनों के दुख बिल्कुल भिन्न भिन्न हैं, अलग अलग हैं। दोनों एक सिरे पर जाकर मिलती भी हैं, करुणा के स्तर पर, मैत्री भाव पर, रिश्ते के नाते के स्तर पर, लेकिन उनके दुख के कारण उसी सामाजिक व्यवस्था में चूंकि छुपे हैं। तभी तो उसका पति महेंद्र कहता भी है कि गलत हो रहा है सारा, लेकिन अब कौन रोक सकता है। किसी के रोक के जाने से अब वो संभव ही नहीं था। वो ऐसी स्थितियां निर्मित होती चली गई हैं। ये कहानी का ट्रीटमेंट मुझे गुलाबी नदी की मछलियों से भी ज्यादा अच्छा लगा। इस कहानी का ट्रीटमेंट बहुत अच्छा है, बहुत सीधे सीधे अपनी बात, और बहुत आहिस्ता से, बहुत संयम से। जो कहानी में एक जरूरी संयम होता है, कई बार लेखक का हाथ उस संयम से छूट जाता है और वह अपनी बात कहने के लिए कहानी से आगे दौड़ लगाता है। वो दौड़ इसमें नहीं है। कहानी में लेखक की हड़बड़ाहट नहीं है, कह देने की
ऐसी बेचैनी नहीं है जो कहानी से ज्यादा लेखक फिर खुद कहने लग जाता है। ये चीज की गैर मौजूदगी ने कहानी को ज्यादा महत्वपूर्ण बनाया। तीसरी कहानी की यदि मैं बात करूं तो कहानी है कर्तव्य बायस। वो कहानी मुझे इसलिए महत्वपूर्ण लगी कि ये एकमात्र ऐसी कहानी है जिस पर लेखिकाएं इस तरह की चीजों पर कम लिखती हैं। इसमें न प्रेम है, न कोई ऐसा घर परिवार है जिसके बारे में लिखा जाए। एक लगभग शुद्ध राजनीतिक होती कहानी है यह। पूरी तरह राजनीतिक तो फिर भी नहीं हो पाई, लेकिन कहानी लिखने का जो साहस है इस तरह की, ये लेखिकाएं भी जुटा रही हैं। और खास करके इधर नई रचनाशीलता में हम देख रहे हैं, तो ये बहुत अच्छी संभावना है, बहुत अच्छी बात है। कहानी का इसमें भी वही मैं कहना चाहूंगा कि अंत देखिए, जैसे प्रज्ञा जी ने कहा कि वो उस भोला के वाक्य पर खत्म होता है, लेकिन उसके बाद जो अनकहा रह जाता है, तो वो जो ग्रामीण और शहरी राजनीति का विभाजन रेखा है, उसको वो पाट देता है, उसका अनकहा। क्योंकि वो जानता था कि यदि वो खुद भी जिस दिन चुनाव में खड़े होने की घोषणा कर देगा, उसका अंत बहुत बुरा होगा। क्योंकि जो समृद्ध, शक्तिशाली और समर्थ लोग हैं राजनीति में, उसको सबसे पहले रास्ते से हटाएंगे। एक गांव का आदमी यदि इस राजनीतिक चतुराई को समझने लगा है, तो ये बहुत बड़ी बात है। और इसीलिए मैंने कहा कि यह कहानी शहरी और राजनीतिक जीवन के विभाजन रेखा को खत्म करने का काम करती है। वहां भी वही चतुराइयां, वही चालाकियां आ रही हैं, उसी तरह की चीजें वहां भी बढ़ रही हैं। जिन चीजों को लेकर शहरी राजनीति बदनाम है, वैसे भी भारतीय राजनीति इतनी गलिच हो चुकी है कि उसको आगे बढ़ने के, प्रजातंत्र के, जनतंत्र के लिए सारे रास्ते खोज खोज कर बंद किए जा रहे हैं। सारे दरवाजों पर बड़े बड़े ताले लगाए जा रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में यदि गांव का व्यक्ति भी इस स्थिति को समझ रहा है, तो मैं इसे एक उम्मीद की तरह देखता हूं कि वह इसको समझ रहा है, जान रहा है कि ये राजनीति है और राजनीति अब इस स्थिति पर पहुंच चुकी है। और ये चूंकि एक ऐसा लेखकीय साहस है ऐसे कथानक पर लिखने का, जो पैदा होना चाहिए, जुटाना चाहिए। ये ऐसे कह सकता हूं कि ऐसे कथानक हर किसी के हाथ नहीं आते। अब यह है कि यह बात कही जा सकती है कि जो हमारे यहाँ अक्सर हिंदी कहानी में कहा जाता है कि जीवन अनुभवों से कहानी आती है, लेकिन ऐसे जीवन अनुभव कोई जरूरी नहीं है कि भोगा हुआ यथार्थ ही हो। हम अपने आसपास भी इस तरह का जीवन देखते हैं। मैं तो चूंकि गांव में पैदा हुआ, पला बड़ा हुआ, तो मेरे लिए बहुत सामान्य सी बातें हैं, इसलिए कई बार मेरा ध्यान उस तरफ जा भी नहीं पाता है। पर जिस तरह से सिनी वाली ने उसकी एक एक चीज को लेकर लिखा, तो मुझे लगा कि हाँ बिल्कुल ठीक है, मेरा गांव ऐसा ही है, इसी तरह हो रहा है। और एक निरर्थक किस्म की आंचलिकता से उसको बचाया। मुझे बहुत अच्छा लगा कि क्या बहुत गैर जरूरी है उस तरह के, एक जहां जरूरी लगा उस तरह के बोली और भाषा के संवाद जरूर आ गए हैं। वो कहानी को मदद ही करते हैं। इससे ज्यादा होता तो कहानी के लय को तोड़ते, क्योंकि उपन्यास में तो उस तरह की भाषा चल जाती है। कहानी में संभालने के लिए फिर कहानी का पूरा रचाव ही बदलना पड़ता, और कहन से छेड़छाड़ शुरू कर देता है फिर ऐसे संवाद। और कहानी की सहजता को बनाए रखने के लिए ऐसे संवादों को जिस तरह से इस्तेमाल होना चाहिए, वो एक फिर बड़ी चुनौती की तरह प्रस्तुत होता है। तो मुझे खुशी है इस बात की, मुझे ये संग्रह पढ़ते हुए बहुत तसल्ली हुई। मैं फिर ये बात कहना चाहूंगा कि मैं ऐसे किसी वर्ग विभाजन का पक्षधर नहीं हूँ, पर इधर जो नई सदी में जो लेखिकाएं आई हैं और जिन्होंने ग्रामीण जीवन की कहानियां लिखी हैं या लिख रही हैं, उनमें ये एक बड़ी संभावना है। और सिनेवाली जी ऐसा कर रही हैं, ऐसा लिख रही हैं, तो निश्चित रूप से हमारे लिए एक आश्वस्ति है। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं उनको। धन्यवाद। बहुत बहुत आभार, आपने कहानियों पे इतनी सुंदर चर्चा करी और एक एक उसका रग रेशे को खोला, जिससे एक पाठक के रूप में हम लोग भी समृद्ध हुए और कहानीकार को एक दिशा भी मिली कि वो अपनी कहानियों को में आगे किस तरह से चरित्रों का गठन करे।
और मेरे ख्याल से अभी मनीष वैद्य जी क्योंकि जुड़ नहीं पाए हैं, उनका कैमरा भी ऑफ है और वो भी ऑफ है। मेरे बिजली बिजली गुल हो गई है दरअसल, तो मैं आपसे अच्छा। ऑडियो से जुड़ सकता हूँ दरअसल अभी। हम ऐसा करते हैं, फिर पहले सुनीता जी को ले लेते हैं, तब तक शायद लाइट आ जाए। जी, ठीक है, ठीक है। तो फिर हम जो है इंतज़ार करते हैं कि बिजली आ जाए और हम लोग उनको कायदे से सुन सकें। तो हम सुनीता जी को आमंत्रित करना चाहेंगे। सुनीता जी का परिचय एक तो वो कराना नहीं चाहती हैं, जल्दी राज़ी नहीं होती हैं परिचय भेजने पे, और दूसरा उनका परिचय इतना कठिन है कि जितना मुझे किसी का परिचय देना कठिन नहीं लगता है, क्योंकि वो एक एकल यात्री भी हैं, वो एक अच्छी चित्रकार भी हैं, वो एक अच्छी अध्यापिका भी हैं और अच्छी साहित्यकार भी हैं और कहानियाँ भी बहुत सुंदर लिखने लगी हैं, और इसके अलावा वो आलोचक तो है ही हैं। तो इतने सारे गुण जब वो समेटे हुए होती हैं, तो मुझको उनका परिचय देना बड़ा मुश्किल लगता है। तो खैर, तो सुनीता जी आप आइए और इन कहानियों पे अपनी आगे की बात कीजिए। उम्मीद करती हूँ कि मेरी आवाज आ रही होगी। जी बिल्कुल। बिल्कुल जी, आप सभी को मैं नमस्कार करती हूँ। और मैं दोनों लोगों के वक्तव्य को जब सुन रही थी तो मुझे दिमागी गुहा अंधकार का ओरांग उटांग की याद आ रही। और जब मुक्ति बोध ने इस कविता को लिखा होगा तब उन्होंने जावा, सुमात्रा के द्वीपों के वनमानुषों का ध्यान रखा था। लेकिन उस वनमानुष को अगर मैं थोड़ा सा आधुनिक समाज में परिवर्तित करके देखूं तो सिनी वाली अपनी कहानी रहो कंत होशियार में उसी धुएं के धुंध को अगर हम आधुनिकता के चकाचौंध में चरमराए हुए व्यवस्था के पीछे आगे घूमने वाले नशाखोरों की तरह एक समूह को वनमानुष मान ले तो शायद कुछ गलत नहीं होगा। ऐसा ही कुछ ओरांग उटांग सी परिस्थितियां हमारे सामने खुलती हैं। इनकी कहानियों पर सभी ने ग्रामीण परिवेश को लेकर के बहुत सारी बातें कही। जब सभी लोग इस विषय को कह रहे थे कि इस लेखक में यह चीज है, तो मुझे बहुत सारे ग्रामीण कहानियों की याद आ रही थी। शिवमूर्ति जी का ही एक उपन्यास है आखिरी छलांग, जिसकी काफी चर्चा हुई और इस बार इफ्को का पुरस्कार भी शायद इसी उपन्यास पर दिया जा रहा है। तो उसको याद आते ही मुझे उसके बाद जो दूसरी सबसे बड़ी चीज याद आई, अफीम की कहानी। अफीम की खेती करने वाले किसानों पर वंदना राग जी ने एक कहानी लिखी है, देवा देवा। जब मैं देवा को सोचती हूँ तो मुझे रहो कंत होशियार फिर ध्यान में आती है कि यह जो उत्तर प्रदेश या पूर्वांचली एरिया है, वहां पर ईंट भट्टों के लगाने के लिए या आधुनिकीकरण से लबरेज व्यवस्थाओं ने किस तरह से पूरे आसमान को धुएं से भर दिया है। वह धुंध ऐसा है जिसमें हम सब खो भी जा रहे हैं और खुद को पा भी लेना चाहते हैं। क्योंकि अगर हम इस लाइन को ऐसे कह लें कि इमारत बता रही है, खंडहर बता रहे हैं कि इमारत बुलंद रही होगी, तो शायद ये व्यवस्थाएं ही हमें बता रही हैं कि युगों से हम जिस परिवर्तन को लेकर के चिंतित हैं, शायद वो चिंता खत्म नहीं हो रही है, बल्कि बदले दौर में वह चिंता बढ़ती जा रही है। और इस बढ़ने वाली चिंता को सिनी वाली अपनी इन्हीं कहानियों में बखूबी चित्रित करती है। जब प्रज्ञा जी इनकी दो कहानियों को केंद्र में ले रही थी, शीर्षक कहानी को, और भालचंद्र जी ने भी उसके दूसरे महत्वपूर्ण पहलू को लिया, तब मैं इस बात को बहुत गौर कर रही थी कि हम इस कहानी में सिर्फ प्रेम या पकड़वा विवाह को ही क्यों देख रहे हैं। हम समाज के उस विद्रूप स्वरूप को क्यों नहीं देख पा रहे हैं जो शाश्वत सत्य की तरह हमारे समाज के माथे पर टका हुआ है, जिसे हम मिटा नहीं पा रहे हैं। या यह कहिए कि इस तरह से ये टंगा हुआ है कि शायद एक खूंटी पे टांगे गए खिड़की के दरवाजे से आती जाती चिड़ियों की तरह हैं कि ये आएंगी और जाएंगी और किसी न किसी दिन घर बना लेंगे। ये घर बना लेने की जो नियति है या नीति है या नियम है, इसका निर्धारण हमने कैसे किया है? अपने समय के साथ किया है या अपने परिवेश के साथ किया है या परिस्थितियों के साथ किया है? तब सिनी वाली उसी जगह पे लाके हमें खड़ा कर देती हैं जब रहो कंत होशियार में
सारे लोग यह मंत्रणा करते हैं कि किस तरह से हमने अपने उपजाऊ जमीन को बचाए रखना है। बचे रहने से ज्यादा जरूरी बचाए रखना है। तो यहाँ पर कई बार लगता है कि क्या मनुष्यता को बचाए रखने से ज्यादा जरूरी मनुष्य बचाए रखना है, संख्या बल को बचाए रखना है। लेकिन सिनी अपनी कहानी को इतनी खूबसूरती से साध के ले गई कि आप इस पर सवाल ही नहीं खड़ा कर सकते कि वह मनुष्यता को ना बचाते हुए मनुष्य को नहीं बचा रही हैं, बल्कि संपूर्ण मानव समाज के चिंता का एक धुआं के साथ जो एक मेटाफर तैयार कर रही हैं, शायद उस पर हमारा ध्यान नहीं गया। और यही बात अगर मैं अधजली के साथ जोड़ दूं तो गलत नहीं होगा। अभी जोशी जी भी इस बात को कह रहे थे कि अधजली कहानी का अंत मुझे ज्यादा प्रभावी लगा, लेकिन संपूर्ण कहानी ही अपने आप में प्रभावी मुझे लगी कि चीजें जल जाएं। शीर्षक से कोई भी कह सकता है कि आधी जली हुई चीजें, लेकिन वो जली हुई चीजें क्या वस्तु हैं, समाज हैं, व्यवस्था हैं, लोग हैं, या हमारे मन में उठने वाली संवेदनाएं हैं, भावनाएं हैं? नहीं, बल्कि हर परिवेश के साथ हम थोड़ा थोड़ा जल रहे होते हैं, और वह जलन किसी के हृदय में हो सकती है, किसी के मन मस्तिष्क में हो सकती है, तो किसी के आसपास उठने वाले धुंध में दिखाई दे सकता है। जब मैं इसकी बात कर रही थी तो मुझे याद आ रहा है कि 1934 में एक उपन्यास लिखा गया था जिसकी चर्चा कमोवेश नहीं हुई है, क्योंकि प्रेमचंद, जब हम कहते हैं, अभी भालचंद जोशी जी भी कह रहे थे कि हम प्रेमचंद जी से उठते हैं और आ करके फणीश्वर नाथ रेणु पर टिक जाते हैं, उसके बीच के सारे गायब हो जाते हैं। लेकिन मुझे हमेशा श्रीनाथ जी याद आते हैं, श्रीनाथ सिंह जी याद आते हैं। उन्होंने 1934 में एक बहुत बेहतरीन रचना लिखी थी, गरीबों का गांव। अधचली, इत्रदान, बंटवारा और रहो कंत होशियार को मैं उसी कड़ी की एक नई कड़ी के रूप में देखती हूँ कि जो 1934 में चर्चा नहीं हो पाई या केंद्र बिंदु नहीं बन पाया, या जिसका विश्लेषण जिस तरह से होना चाहिए था नहीं किया गया, शायद सिनी वाली के माध्यम से उस पर लोगों का ध्यान जाए कि गरीबों का गांव बना क्यों, और बना तो इस पर बात क्यों नहीं हुई, और अगर बात होनी चाहिए थी तो यह चिंता का विषय क्यों नहीं है। सरकारें सोती हैं, सत्ताएं सोती हैं, और जलने वाले जल रहे होते हैं, मरने वाले मर रहे होते हैं। कर्तव्य बायस की चर्चा जब हो रही है तो एक बार भी कर्तव्य बायस को लेकर यह बात सामने नहीं आई कि किसानों का आंदोलन भी कहीं न कहीं इसी राजनीति के दुष्चक्र का एक परिणाम साबित हुआ। हाँ, बेशक कहानी में सीधे ध्वनि नहीं है, लेकिन किसी भी रचना की ध्वनि सीधे तौर पर आई यह जरूरी नहीं है, बल्कि उसकी प्रतिध्वनि अप्रत्यक्ष तरीके से भी हमारे सामने आती है। तो सिनी वाली अप्रत्यक्ष तौर पर दोनों दुनियाओं को जोड़ती हुई मुझे दिखाई देती हैं अपनी अपनी सभी कहानियों में। और जब मैं भूमिका को पढ़ रही थी और फैशनेबल शब्द जब आया तो मुझे कई सारी चीजें एकदम से ध्यान में आई कि क्या मैं इस विषय को, इस भूमिका को सिनी वाली की कहानी के साथ जोड़ सकती हूँ। तो मुझे बिल्कुल ध्यान आया कि हाँ, हम जोड़ सकते हैं। मुझे ध्यान है कि साहित्य वुड से लेकर बॉलीवुड के आर्टिकल में जब मैं इस बात को उठा रही थी कि क्या साहित्य को जिस तरह से प्रेमचंद जी ने कहा कि राजनीति के आगे चलने वाली मशाल है, तो वह मशाल अब अजली के रूप में हमारे सामने रहेगी, या रहो कंत होशियार की तरह, या फिर कर्तव्य बायस के तौर पर रहेगी, या फिर हम गुलाबी नदी की मछलियों में डूब मरने को हैं। जब इनकी गुलाबी नदी की मछलियां मैं पढ़ रही थी तो मुझे एक लाइन बड़े दिमाग में एकदम से आई कि पानी के अंदर मछलियां गाती हैं और जब ऊपर आती हैं तो अट्टहास करती हैं, मुस्कुराती हैं, बल्कि हमारे ऊपर हंसती हैं। हम मछली को सिर्फ मेटाफर के रूप में ले रहे हैं। कहानी में क्या वर्णन है उसको बहुत पहले प्रज्ञा जी ने भी कह दिया और भालचंद जोशी जी ने कह दिया, लेकिन मैं मछली शब्द को सिर्फ ले रही हूँ। मछली शब्द पर ही बात होनी चाहिए। दरअसल मछली को मैं वहां केंद्र में मनुष्य को देख रही हूँ, उस मनुष्य को देख रही हूँ जिनकी आंखों में पानी के अंदर चमक है, लेकिन बाहर आते ही धुंध है। हम मास्क लगाने को मजबूर हैं व्यवस्थाओं के सामने, या प्रकृति के सामने, या पर्यावरण के सामने। तो क्या यह प्रदूषणीकरण का जो समय तैयार हुआ है, यह
व्यक्ति ने तैयार की है या प्रकृति ने तैयार किया है। तो क्यों ना हम मछली के उस खूबसूरत आंख में, जिस तरह से अर्जुन ने सिर्फ आंख ही देखा था, तो मैं कहानी के बाकी पैटर्न को छोड़कर, बाकी हिस्से को छोड़कर सिर्फ मछली के आंख के नाम पर मैं पूरे समाज को क्यों न देख लूं। कि सिनी वाली ने उसका नाम वाकई में बहुत सोच समझ के रखा है। अभी प्रज्ञा जी ने जब कहा कि कर्तव्य बायस में रखती, तो मैं अन्य असहमति में गर्दन हिलाए कि नहीं, शायद मुझे रखना होता तो मैं गुलाबी नदी की मछलियां ही रखती। क्यों? क्योंकि मछली की आंख में जो चमक है, दरअसल वह सिर्फ चमक नहीं है, बल्कि रतौंधी और दिनौनी हो जाने का प्रतीक भी है। और हम सभी लोग उस प्रतीक के शिकार हो चुके हैं। हम समाज में परिवर्तन की बात करते हैं, लेकिन परिवर्तन की बात करते करते हम उसी मुहिम का हिस्सा बन जाते हैं। तो शायद वह मछलियां प्रतिरोध के तौर पर हमारे सामने खड़ी हैं कि जो चीज जिसका हम विरोध करते हैं, जिस पकड़वा की बात हम कर रहे हैं, बिहार के एक केंद्र बिंदु हो सकता है कि वहां पकड़ा जाता है, लेकिन हम इसी को आधुनिक समाज के साथ बदल दें, थोड़ा सा बदल देते हैं। सिनी वाली सामने बैठी हैं, उनसे बिना अनुमति लिए मैं इसको अपने तरीके से अगर मैं इसको बदल दूं कि अभी जो नया समय चल रहा है, लिव इन का चल रहा है, एकल सोसाइटी का चल रहा है, या एकल पेरेंटिंग का चल रहा है, अगर हम इसमें भी देख लें कि वह पकड़ौवा का स्वरूप बदल गया, तो क्या हम गलत हैं? कई बार ऐसा हुआ है कि मंडप से लड़की लड़के को भगा ले गए, तो लड़का लड़की को भगा ले गया। ये घटनाएं आम हो चुकी हैं। लेकिन यह विषय जब सिनी वाली उठाती हैं, तो मछली को मैं केंद्र में ज्यादा महत्वपूर्ण मान करके चल रही हूँ कि हमने उसको शुभ अशुभ के तौर पर देखा, उसके प्रेम के उस मेटाफर के साथ देखा, लेकिन क्या अर्जुन की तरह चिड़िया की आंख देखने वाले केंद्र बिंदु की तरह देख रहे हैं? तो हमें चिड़िया की आंख की तरह यह मछलियां मेरे आंख में एकदम से गड़ रही हैं, और शायद मुझे लिखना होगा, यही कहूंगी कि गुलाबी नदी की मछलियां जब गाती हैं तो रुदन कर रही होती हैं, और जब हंसती हैं तो हम पर अट्टहास करती हैं। मैं इसको इस तरह से देख रही हूँ। और जब इत्रदान की बात हो रही है, तो इत्रदान को मुझे लगता है कि किसान के आंदोलन से सीधे तौर पर हम जोड़कर देख सकते हैं। खेती किसानी की बात हो और इत्र की बात ना हो, तो मुझे लगता है कि शायद ये कुछ अधूरी सी परिकल्पना वाली बात हो जाएगी कि हम पुराने कहावतों को कहते रहे कि जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि, लेकिन कवि की कल्पना भी तो चूक जा रही है कि हम उस कल्पित या लेखक के उस कहे हुए भाव तक नहीं पहुंच रहे हैं। अभी जब जोशी जी ने कहा कि पाठक का गर्दन पकड़कर समझाते हैं, तो इस पर मुझे एकदम से कई सारे लेखकों का याद आ गया, चाहे वो बड़ी वरिष्ठ हो या कनिष्ठ हो। ये अब यह महत्वपूर्ण नहीं रह गया है। सोशल मीडिया ने सारे रास्ते खोल दिए हैं और सभी के स्वभाव को सामने रख दिया है। आप चाहे वरिष्ठ हो या फिर कनिष्ठ हो, उन दोनों बिंदुओं को लेकर के लेखक एकदम से पजेसिव हो जाता है। आप उनकी रचना को पढ़ेंगे और रचना पे जैसे ही विश्लेषण का बिंदु उठाएंगे, आपको उस विषय को बताने के लिए आंतरिक तौर पर समझाया जाने लगेगा कि आपने यह मुद्दा गलत तरीके से उठाया है या आप हमारी रचना तक नहीं पहुंच पाए हैं। तो यह एक समय का स्वरूप हो सकता है, लेकिन सिनी वाली के साथ यह चीज नहीं है। चाहे वो सगुनिया काकी के साथ आई या इन दिनों सोशल मीडिया पे इसको लिख भी रही हैं, और इन्होंने कुछ कैरेक्टर ऐसे गढ़े हैं जो मुझे लगता है माइलस्टोन की तरह ध्यान रखा जाना चाहिए। अब किसी लेखक का एक संग्रह 5 सालों बाद आता है, तो वो ज्यादा ध्यान खींचना चाहिए और खींच रहा है। और यह इसलिए भी खींचना चाहिए कि नदी गुलाबी कैसे हो सकती है? नदी लाल हो सकती है, नदी काली हो सकती है, नदी सफेद हो सकती है, नदी में रेह हो सकता है, लेकिन नदी में गुलाबी रंग कहाँ से आया? क्या यह प्रच्छन्नता इसमें छिपी हुई है? प्रच्छन्न छाया जो हमें दिखा रही है सिनी वाली, क्या उस प्रच्छन्न छाया को पकड़ पाए हैं? शायद इसीलिए वंदना जी ने भी अपने बैकग्राउंड को गुलाबी रखा, ताकि पता चल सके कि यह गुलाबी नदी की मछलियां हैं, वो उछल कूद क्यों कर रही हैं।
हम उसे उछल कूद के स्वरूप के तौर पर भी देख रहे हैं। और जब मैं इस कहानी को पढ़ने के दौरान जब महसूस कर रही थी, मैं इन्हीं 2-3 कहानियों के केंद्र में ही अपनी बात रख रही हूँ, तब मुझे जमुना विनी की बिल्कुल नई-नई कहानी संग्रह जो कि आयाचित अतिथि तथा अन्य कहानी संग्रह, उसमें वो शामा समाज का एक वर्णन करती हैं, जो बोडो समाज से आदिवासी समाज है। तो उसको पढ़ने के दौरान मैंने ये महसूस किया, मुझे सिनी वाली पता नहीं जब हम लोक की बात तो क्या लोक एक गांव का नाम है? नहीं, पूरे हिंदुस्तान गांव तो अलग है और हिंदुस्तान से यह चीजें परिभाषित होती है कि हम जिस जगह और जिस गांव में हैं, की आवाजें, वहाँ की संस्कृति, वहाँ के परिवेश में जो चीजें एकदम से मुक्तिबोध की तरह ओरांग उटांग की तरह उठती हैं, वह दरअसल जावा सुमात्रा तक ही नहीं सीमित है, बल्कि हमारे समाज, हमारे आसपास के गलियों में भी उसी तटस्थ स्वरूप में दिखाई देती है, जिसकी धमक और ध्वनि हम महसूस नहीं कर पाते हैं, जिसे सिनी वाली सुनती हैं। सिनी वाली ने धुएं के उस दर्द को महसूस किया, जिस धुएं से हम सबके फेफड़े खराब हो जाते हैं, लेकिन हमने उस धुएं को नहीं देखा। फेफड़े तो हमारे सिगरेट और तंबाकू से भी खराब होते हैं, लेकिन हम उसका रसास्वादन करते हैं। यहाँ रसास्वादन का सवाल नहीं है, बल्कि सवाल यह है कि उपजाऊ जमीन पर व्यापार की खेती क्यों कर पैदा की जा रही है। तो एक सवाल और मन में उठता है कि कॉर्पोरेट कंट्री के दौर में क्या हम गंवई लोगों को गंवार ही बनाए रखना चाहते हैं या वो बने रहना चाहते हैं? बिल्कुल नहीं। अब गांव के लोग बहुत सजग हो गए हैं और बहुत सतर्क भी हो गए हैं, और इस तरह से उनकी सतर्कता देखने में सामने भी आ रही है और दिख भी रहा है, बल्कि सत्ता से आंख मिला करके अपनी बात कहने का मादा खेती किसानी वाले लोगों में आ गया है। चाहे आप इसे खेती किसानी से जोड़ लीजिए या किसी भी मजदूर वर्ग से जुड़ा हुआ व्यक्ति ही क्यों न हो। प्रज्ञा जी अभी लेफ्ट हो गई हैं, उन्हीं की कहानी राजमिस्त्री को ही देख लीजिए। राजमिस्त्री कहानी की जब बात होगी तो क्यों ना अंजलि की बात होगी। महेंद्र से जो बात उसकी पत्नी कहती है, वह कहने का साहस सभी स्त्रियों में कहाँ होता है, कमोवेश नहीं देखने को मिलता है। लगता है कि हम सभी कहीं न कहीं छोटे छोटे बिंदुओं पर बटे हुए हैं, कटे हुए हैं और कह नहीं पाते हैं। तो वो जो वनमानुषी का प्रकृतिकरण है, वह आधुनिकीकरण के समय में अगर सिनी वाली यह लिखने के लिए मजबूर हुई हैं, तो हम क्यों न बार बार प्रेमचंद और फणीश्वर नाथ रेणु के उस परंपरा में या फिर श्रीनाथ जी के परंपरा में जाकर के ठहरेंगे। तो विवेकी राय जी तक ही हम क्यों जाएंगे, जब वो कहते हैं कि सावधान गांव में शहर आ गया। बिल्कुल सावधान नहीं होना है, बल्कि दोनों ही देशों या समाज के संस्कृतियों में एक दूसरे का आवाजाही होना ही मुझे लगता है परिष्कार का एक स्वरूप भी तैयार करता है। क्योंकि जब हम एक दूसरे से मिलते हैं, जुलते हैं, तब वो कहानी के सिर्फ केंद्रीय बिंदु नहीं रह जाते हैं, बल्कि हमारे समाज और जीवनचर्या का एक स्वरूप बन जाते हैं, जहां से परिवर्तन की एक अनुसंधानात्मक लहरें आती हैं। अब जब मैं लहरों की बात करूंगी तो फिर मुझे मछलियां आकर के काटेंगे कि तुम फिर अपने विषय को मछलियों तक लेकर के आओ, क्योंकि ये मछलियां बार बार मेरे दिमाग में एकदम से गड़ गई हैं, और जब तक मेरे दिमाग के उरोंग उटांग से निकल करके ये बाहर कागज पर नहीं आ जाएंगी, तब तक मुझे अर्जुन की तरह आंख देखने और मछली के आंख में डूबने का हुनर बिल्कुल खत्म नहीं होगा। और सिनी वाली को इस बात के लिए मैं साधुवाद देती हूँ कि इन्होंने तमाम उदंत फंत के समय में होने वाले तमाम विश्लेषणों के बीच में एक बड़े स्थायित्व के साथ और पूर्ण तटस्थता के साथ अपनी कहानी में जो कहना चाहती हैं, जो बरजना चाहती हैं, उसे कहती हैं, और बिना वाइस्ड हुए, बिना तोड़ मरोड़ किए और बिना शब्दों का वृत्तांत तैयार किए या दंत फंत वाले शब्दों का इस्तेमाल किए बिना अपनी बात ठोस तरीके से कहती हैं। और आज का समय तो वो पल्प राइटिंग का चल रहा है। उस समय में अगर कोई अपने लिखे से ध्यान खींच सक रहा है,
तो यह इस बात के लिए सिनी को बहुत बहुत साधुवाद दिया जाना चाहिए। और जब मैं इनकी कहानियां पढ़ती हूँ तो सिर्फ इन्हीं को पढ़ती हूँ, दूसरों को नहीं पढ़ पाती हूँ। क्यों नहीं पढ़ पाती हूँ? क्योंकि ये अपने सहज शैली में बहुत दूर तक डुबा के ले जाती हैं। फिर वही समुद्र की मछली और गढ़ी की मछली और नदी की मछली वाली बात हो जाएगी, तो वो एक अलग विश्लेषण का विषय होगा। आज सिर्फ इनकी इन्हीं 2-3 कहानियों के साथ मैं अपनी बात को समेटूँगी, इसलिए कि अभी हमारे साथी कथाकार मनीष जी की बात हमें सुननी है, और दूसरा इससे खूबसूरत तरीके से मैं सिनी की कहानी पर और विश्लेषण करने का आग्रह किसी और तरीके से भी करूँगी, क्योंकि कुछ कहानियाँ ऐसी हैं जिन पर सिर्फ हम कह कर के नहीं हट सकते हैं, बल्कि उसे हमें समाज के उन तबकों तक ले जाना होगा कि वाक़ई में इस विषय पर सिनी ने लंबे समय तक अनुसंधान क्यों किया। जैसे रहोकंत होशियार की रचना प्रक्रिया पर जब मैंने सिनी से बात किया था, तो उसको लिखने के लिए इन्होंने बाकायदे शोध किए थे और जाके लोगों से मिली थीं। ठीक वही चीज़ इनकी बाकी कहानियों, चाहे अजली हो, इत्रदान हो, बँटवारा हो या फिर गुलाबी नदी की मछलियाँ हों, उसमें आपको साफ तौर पर दिखाई देगा। तो इनके श्रम का वह प्रतिरूप, वह स्वरूप हमें इनकी कहानियों में नज़र आ रहा है, और इतनी खूबसूरत बेहतरीन कहानियों के लिए सिनी को बहुत-बहुत बधाई और शुभकामनाएँ। हम फिर इस कहानी पर बात करेंगे। आज इतना ही। बहुत शुक्रिया, नमस्कार। बहुत-बहुत धन्यवाद सुनीता जी, आपने इतना सुंदर तरीके से कहानियों को खोला है और एक-एक बिंदु पर बहुत गंभीरता से अपनी बात कही। और सही कहा आपने कि जो रचना प्रक्रिया है उस पर भी कभी बात होगी, क्योंकि इतनी इतनी गंभीर कहानियों को और इतनी गहनता से लिखने के लिए उसमें जो परिश्रम चाहिए वो सिनी ने किया हुआ है, और उस पर बात अवश्य सामने आनी चाहिए। तो इसके साथ ही हम आदरणीय मनीष वैद्य जी को आमंत्रित करते हैं, और उससे पहले उनका छोटा-सा परिचय देना चाहूँगी। वो हिंदी साहित्य में आप एमए, एमफिल हैं। राहुल संस्कृतायन पर शोध किया है। अनेक साहित्यिक पत्रिकाओं में 70 से ज़्यादा कहानियाँ प्रकाशित, कुछ रचनाओं का पंजाबी और उड़िया में अनुवाद, कहानी संग्रह टुकड़े टुकड़े धूप, बुगाटी का जूता, सम्मान आपके हैं, और कई सम्मान आपको मिले हैं, जिसमें कि मुख्य हैं प्रेमचंद्र सृजन पीठ से कहानी के लिए सम्मान, यशवंत अरगरे सकारात्मक पत्रकारिता सम्मान, कहानी के लिए प्रतिलिपि सम्मान, कहानी संग्रह फुगाटी का जूता पर वागेश्वरी सम्मान, अमर उजाला शब्द छाप सम्मान, शब्द साधक रचना सम्मान। तो सादर आमंत्रित हैं आप कहानी से अपनी बात रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद वंदना वाजपेयी जी। अटूट बंधन को इस सुंदर कार्यक्रम और इस बहुत वैचारिक विमर्श के इस सुंदर आयोजन के लिए बहुत सारी बधाई, शुभकामनाएं। सिनी वाली जी को बहुत सारी बधाई अपने दूसरे संग्रह के लिए, गुलाबी नदी की मछलियों के लिए। 5 साल पहले उनका एक कहानी संग्रह आया था, हंस अकेला रोया, और उसके 5 साल बाद यह संग्रह हमें पढ़ने को मिला। बहुत बहुत बधाई, बहुत सारी शुभकामनाएं। संग्रह पर बात करने के लिए मैंने कुछ तैयारी की थी, लेकिन फिलहाल बहुत असहज महसूस कर रहा हूँ। असहज इसलिए महसूस कर रहा हूँ कि मेरे अग्रज भालचंद जी मुझसे पहले बोल चुके हैं। उनके बाद बोलना मुझे थोड़ा सा लग रहा है। फिर सुनीता जी ने और प्रज्ञा जी ने बहुत सुंदर विवेचना लगभग कहानी संग्रह को लेकर, उन कहानियों को लेकर खास तौर पर जिन पर मैं बोलना चाहता था, बहुत सुंदर तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने अपनी बात को रखा है। और मेरी बहुत सारी बातें जो मैं शायद सोच रहा था कि पहले बोलूंगा तो शायद कह पाऊंगा, तो वो बात उन्होंने अपने तरीके से कही है, बहुत अच्छे तरीके से कही है। ये बहुत वैचारिक रूप से बहुत समृद्ध आज की यह गोष्ठी रही है, जिसमें बहुत अच्छे से रचनाओं के संदर्भों को लेकर, अलग अलग उनके विषयों को लेकर और उनकी रचाव बनाव से लेकर उनकी भाषा और उनकी शैली और सभी तरह की चीजों पर बहुत अच्छे से बात की। सिनी वाली जी को मैं कहानी अधजली से जानता पहचानता और उनको पढ़ता रहा हूँ। अधजली जब छपी तो भालचंद जी की उस पर एक टिप्पणी आई थी, और उस टिप्पणी ने मुझे वह कहानी पढ़ने को प्रेरित किया। मैंने उस कहानी को पढ़ा, और उसके बाद से लगभग सिनी वाली जी की कहानी जहाँ भी आती है मैं कोशिश करता हूँ कि मैं उसको पढूं, और पढ़ने के बाद कई बार उनसे बात भी हुई उनकी कहानियों को लेकर।
इधर उनकी जो कहानियां हैं, हंस अकेला रोया के बाद की कहानियां, उसमें हमें एक विकसित होता हुआ कथाकार नजर आता है, जो पिछली कहानियों से आगे की कहानियां जिस तरह उन्होंने अपने कथा विकास यात्रा में कही हैं, मुझे लगता है कि एक रचनाकार का एक विकास इस तरह से हम देख सकते हैं, उनकी कहानियों में किस तरह वो होता है। और जिस तरह अभी कहा जा रहा था कि आंचलिक कथाकार, हालांकि मैं थोड़ा सा इस बात से डिफर करता हूं कि आंचलिक कथाकार जिसकी कोई चीज नहीं होती, कथाकार कथाकार होता है, वो आंचलिक विषयों को भी उठा सकता है और शहरी कथाक्रम घटनाओं पर भी कहानियां लिख सकता है। हम सिनीवाली जी को ही लें तो उनकी एक कभी नया ज्ञानोदय में कहानी आई थी वाइन कलर का कोट, वो शायद कहानी ग्रामीण पृष्ठभूमि की नहीं है, इस तरह और भी कहानियां उनके पास हैं जो शहरी पृष्ठभूमि की कहानियां। सिनीवाली जी ने ज्यादातर समय अपना गांव में गुजारा है, बाद में वो शहर में भी रही है, तो इसलिए उनके साथ दोनों तरह के जीवनानुभव हैं। वे गांव के जीवन से भी उसी तरह वाबस्ता है जिस तरह शहर के जीवन अनुभव से वाबस्ता है। तो पहली चीज तो चूंकि आज भारत में इतने हम देखें कि हमारे देश में सबसे ज्यादा आबादी जो रहती है वो गांव में रहती है। तमाम शहरीकरण, औद्योगिकरण और तमाम चीजों के बावजूद आज भी शहरों में करीब 67-68% लोग हमारे रह रहे हैं, खेती बाड़ी कर रहे हैं और तमाम तरह के दूसरे छोटे रोजगार और इस तरह की चीजों में काम करते हैं। मुझे हमेशा लगता है कि उन लोगों की कहानियां, शहरी कहानियां तो खूब लिखी जा रही हैं शहरी जीवन को लेकर, लेकिन गांव की कहानियां बहुत कम लिखी जा रही हैं और वो लिखी जानी चाहिए। क्या हम 67-68% आबादी के लोगों की बातों को नहीं कहेंगे? यदि हम नहीं कहेंगे, गांव से आए हुए लोग जिनका एक लंबा वक्फा गांव में बीता है, यदि हम लोग नहीं कहेंगे तो आगे कौन? मुझे भालचंद्र जी की कहानी निरात भी याद आ रही है कि वो किस तरह से हम लोगों ने उस समय पढ़ी थी जब शायद लिखना हमारे लिए मतलब एक स्वप्न की तरह से था, और हम ये जरूर करते थे कि अच्छी कहानियों को जहां भी सुनते थे, पढ़ते थे, पढ़ने की कोशिश करते थे। तो निरात जब छपी तो हमें लगा कि निरात कहानी कहीं और की नहीं, वो उनके गांव की कहानी नहीं बल्कि हमारे गांव की कहानी। तो इस तरह जो आंचलिकता है वो जो जोड़ती है, आंचलिक, मुझे लगता है कि आंचलिक चीजों पर, आंचलिक मुद्दों पर, आंचलिक विषयों पर जरूर जरूर लिखा जाना चाहिए। ये एक तरह से उस लेखक का कर्ज भी है, उस लेखक का कर्तव्य भी है जो वो उतने समय तक गांव में रहा है, गांव ने उसे जो कुछ दिया है वह दरअसल उस गांव का कर्ज है। यदि वह कथाकार होकर भी उस गांव की कहानी नहीं लिखता है, उस गांव की कथा नहीं लिखता है, तो मुझे लगता है कि ये उसका एक छल है उस गांव के साथ जो वो करता है। और यदि वह उस गांव के दृश्यों को, उस गांव के लोगों को, उस गांव के किरदारों को अपनी कहानियों में लाता है, तो मुझे लगता है कि यह उस कर्ज को उस तरह से चुकाता है। आंचलिकता के नाम पर कभी कभी यह भी कहा जाता है कि आंचलिक कथाकार है, और ऐसा कह के उसे एक तरफ धकेल दिया जाता है। मैं वहां भी ये कहना चाहूंगा कि आंचलिकता कोई खेमे की बात नहीं है, बल्कि आंचलिकता विषय वस्तु की बात है, और विषय वस्तु में हम शहरी पृष्ठभूमि और ग्रामीण पृष्ठभूमि की कहानियां कह सकते हैं, लेकिन आंचलिक मान के किसी रचनाकार को हम किसी खेमे में नहीं रख सकते। मुख्य जो धारा का रचनाकार है वो मुख्य धारा का रचनाकार है, चाहे वो गांव की कहानियां लिखे या वह शहर की कहानियां लिखे। खासतौर पर जड़ों की बातें करने की बात है कि हम चाहे शहर में आ गए हों, लेकिन हमने एक जो वक्फा, लंबा वक्फा दिया है, और खासतौर पर वो वक्फा जब हमारा मस्तिष्क बनने की उम्र में होता है, 15 साल से लगा के 20 साल या 12 साल से लगा के शायद 25 साल तक का जो उम्र होती है, ऐसा कहा जाता है कि उस समय मस्तिष्क डेवलप होता है, मस्तिष्क बनता है, और उस समय जो मस्तिष्क बनता है उस समय हम गाँव को बहुत शिद्दत के साथ देखते हैं, महसूस करते हैं, और हमारे आसपास जो गाँव के परिदृश्य होते हैं वही हमारे साथ एक जीवनानुभव की तरह से जुड़े रहते हैं। हालांकि वो अभी भालचंद्र जी ने कहा भी कि जीवनानुभव भी हो सकता है, भोगा हुआ यथार्थ भी हो सकता है, लेकिन जीवनानुभव की दृष्टि से यदि हम उस बात को करते हैं तो भोगा हुआ यथार्थ भी हम उस उम्र में गांव में देख चुके होते हैं। उस गांव की कहानी जब हम कहते हैं तो भोगा हुआ यथार्थ, वो जीवनानुभव हमारे साथ मिक्स होकर कहानी को कहते हैं। तो सिनीवाली जी की कहानियों में मुझे लगता है कि वो गांव, वो जीवन दृश्य, वो जीवनानुभव और वो भोगा हुआ यथार्थ या आसपास का देखा हुआ यथार्थ पूरी तरह, पूरी शिद्दत के साथ आता है।
उन्होंने बहुत एक जरूरी काम भी किया है जीवन के कर्ज की तरह से, कि वो जिस अंचल में रही है भागलपुर और उसके आसपास की चीजों को उन्होंने बड़ी शिद्दत के साथ समेटा है। और एक और महत्वपूर्ण उन्होंने काम किया है जो आंचलिक कथाकार की दृष्टि से ही नहीं बल्कि महत्वपूर्ण कथाकार की दृष्टि से भी जरूरी है। इन 30-40 सालों में हमने उस गांव को बदलते हुए देखा है। जो गांव हमने बचपन में देखा था वह गांव आज नहीं। इन 30-40 सालों में उस गांव में बहुत बदलाव हुए हैं, गांव बहुत तरीके से बदला है। और उसके बदलने के जो इक्विपमेंट्स हैं, जो उपकरण हैं, जो उसके बदलने की अलग तरह की गूंज है, वह खासतौर पर सिनी वाली की कहानियों में आती है। और मुझे लगता है कि यहाँ आकर एक बड़ा काम यह भी होता है कि वे अंचल में हो रहे बदलावों को भी रेखांकित करती है, उन्हें भी चिन्हांकित करती है, और चिन्हांकित रेखांकित ही नहीं करती बल्कि उन पर सवाल भी उठाती है कि आखिर ऐसा कैसे हुआ, आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। जब रहोकंत होशियार की हम बात कर रहे थे तो मुझे लगता है कि पूरा गांव उस तरह से बदल रहा है। किस तरह से आवारा पूंजी की चकाचौंध में एक गांव अपनी जमीनों को 8-8 फुट गड्ढे करने के लिए एक ईंट भट्टों को दे देता है, और किस तरह से पूरा गांव एक चकाचौंध में जब जुड़ता है। लेकिन तेजो जैसा जो अनपढ़ आदमी है या दयाल जैसा जो आदमी जो 7वीं जमात फैल है, वो जिस तरह से उन चीजों को समझ रहा होता है, वो दरअसल एक सजग कथाकार की दृष्टि है। वो दरअसल एक लिखे जाने पढ़े जाने वाले व्यक्ति की है। हालांकि उसमें लिखा है कि प्रोफेसर और टीचर और जो बड़े लोग हैं, वो भी जो पढ़े लिखे लोग जिनको हम मानते हैं, वो भी अपनी जमीनें दे रहे हैं। लेकिन तेजो और दयाल आखिरी समय तक डटे रहते हैं ईंट भट्टों के विरोध में, और आखिरकार वो ईंट भट्टों का विरोध करते हैं और फिर पूरा गांव उस ईंट भट्टों के विरोध में शामिल होता है। जिस तरह से वो मुंशी के पास जाते हैं, जिस तरह करते हैं। लेकिन मुझे एक चीज और लगती है कि यहाँ सिनीवाली जी गांव के बदलने के साथ साथ एक बहुत महत्वपूर्ण बात पर भी बात करती है, प्रदूषण की बात करती है। प्रदूषण की बात इस तरफ के कथाकारों ने बहुत कम की है, बहुत कम कहानियां हमें देखने में आती है जिसमें बहुत महत्वपूर्ण चीजें छूट रही हैं हमारे आसपास से, जैसे प्रदूषण की बात है। सिनीवाली जी की रहोकंत होशियार कहानी में जिस तरह वो कहती है प्रदूषण प्रदूषण खरदूषण, ये खरदूषण की तरह का जो प्रदूषण हमारे बीच में है, राक्षस की तरह से प्रदूषण हमारे बीच में है। और ये प्रदूषण अब शहरों की बात नहीं रह गया, अभी गांवों में भी प्रवेश कर गया है। तो ये बात है। या वो जिस तरह से कहते हैं कि काली नागिन की तरह से वो जो है वो आ रहा है, उसका धुआं जा रहा है चिमनियों का। तो ये जो मेटाफर है, ये जो प्रतीक है, या जो जिन विषयों पे वो लिख रही हैं रहोकंत होशियार में, वो मुझे लगता है पूरे गांव का प्रतिनिधित्व है। और वो गांव सिर्फ उनका अपना गांव नहीं है, वो तेजो का गांव नहीं है, वो सिनीवाली जी का गांव नहीं, बल्कि मुझे लगता है भारत के तमाम गांवों का एक आख्यान उस एक कहानी के माध्यम से वो कहते हैं। और उसका एक रचाव जो है वो उस तरह का है कि वो प्रतिनिधि कहानी बनकर उभरती है हमारे बदलते हुए गांवों की। तो ये बड़ी बात को उस तरह से उसमें कहती हैं। इन कहानियों में, सिनीवाली जी की कहानियों में मैं खासतौर पर एक चीज देख रहा था कि प्रकृति उनके हर एक कहानी में, चाहे आप इतदान की बात करें, चाहे आप रहोकंत होशियार की बात करें, गुलाबी नदी की बात करें, अंजलि की बात करें, या स्वर्ण चंपा जो उनकी कहानी, उनकी बात, तमाम कहानियों में हम देखें तो प्रकृति एक अलग तरह से आती है। और प्रकृति एक गांव से जुड़ी हुई जो प्रकृति होती है वो बहुत महीन डिटेल्स के साथ उनको लेकर आती है। और कई जगह तो प्रकृति का मानवीकरण भी होता है। प्रकृति क्योंकि हमारे यहाँ प्रकृति और गांव बहुत मिले जुले जैसे हैं, प्रकृति के भीतर ही गांव है। दरअसल मुझे ऐसा लगता है, मैं प्रकृति और गांव को शायद अलग नहीं कर पाता। तो प्रकृति को जिस तरह से सिनीवाली जी लिखती हैं, बहुत एक आत्मीयता के साथ और बहुत महीन डिटेल्स के साथ, महीन बारीकियों के साथ, तो मुझे लगता है कि वो एक गांव में रहा हुआ आदमी जिसके अनुभव, जीवन अनुभव गांव के साथ है, जो आज भी गांव से उस तरह वाबस्ता जुड़ा हुआ है, वही शायद इस तरह से लिख सकता है। और वो उनकी चीजों में आते हैं। तो ये अच्छा लगता है कि वे प्रकृति को भी उसी तरह स्थान देती है। उनकी कहानियों में हम देखें, अंजलि देखें, या अभी जो गुलाबी नदी की मछलियों की बातचीत हो रही थी उसको देखें, एक किस्सा गोई जो एक कहानी का एक बहुत महत्वपूर्ण तंतु है। लगभग अभी किस्सा गोई में उनकी सारी कहानियों में उस तरह किस्सा गोई मौजूद है। किस्सा गोई को लेकर बीच बीच में काफी चीजें आती है कि कहानी में किस्सा गोई होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, कितना होना चाहिए। लेकिन मुझे हमेशा से लगता है, शायद हो सकता है कि मेरा अपना वो, लेकिन मुझे हमेशा से लगता है कि बिना किस्सा गोई के कहानी नहीं हो सकती।
क्योंकि कहानी किस्सा गोई के दम पर ही चलती है, किस्सा गोई के साथ ही चलती है, और किस्सा गोई यदि नहीं है कहानी में, वो पाठक को ज्यादा देर तक प्रभावित नहीं कर सकती, पाठक के साथ ज्यादा दूर तक कहानी को नहीं ले जा सकती। तो पाठक को जोड़ने के लिए या आपको कुछ बात अपनी कहने के लिए एक किस्सा गोई का अंदाज, जैसे हमारे भाई सिंह जी बैठे हैं, बहुत बहुत बड़े किस्सा गो हैं, बहुत अच्छे किस्सा गो हैं, और उनको हम बहुत उस तरह से पढ़ते रहे हैं। तो ये जो किस्सा गोई है, ये सीनीवाली जी की कहानियों में हमें दिखती है, और ये एक अच्छी बात है कि किस्सा गोई को उन्होंने बरकरार रखा है, जिंदा रखा है। सीनीवाली जी की ज्यादातर कहानियां हमें मनुष्यता का विस्तार करती हुई दिखती है। जैसे गुलाबी नदी की मछलियों के बारे में भी कहा गया कि वो लोंगिया एक तरह से अपने प्रेम को जीते हुए एक बड़े मनुष्यता की बात करती है, और उनके मनुष्यता का विस्तार वहां से लेकर बहुत दूर तक जाता है। वो मुक्त करने तक चला जाता है, प्रेम को पाने से ज्यादा मुक्त करने में विश्वास करती है, और मुक्त करने तक चला जाता है। इस हद तक मनुष्यता का विस्तार होता है। वहीं रहोकंत होशियार में देखें तो मनुष्यता दूसरी तरह से आती है, वहां भी मनुष्यता की बात कही गई है, किस तरह से हम लोग अपने गांव के, जैसे जब वो दयाल को मारने लगता है ट्रैक्टर का ड्राइवर, उस समय वो कहता है कि आप कैसे मेरे गांव के लोगों को मार सकते हो। वो इस तरह से जो एक भाईचारे की बात हम करते हैं, या हमारे गांव में जो एक आम फहम ये बात रही है भाईचारे की या मनुष्यता की बात, वो वहां उस तरह से भी आती है। कई कहानियों में अलग अलग तरह से मनुष्यता की बात आती है, लेकिन लेखक की जो दृष्टि है वो मनुष्यता के साथ है, और मुझे लगता है कि हर लेखक की दृष्टि मनुष्यता के साथ होती है, होनी चाहिए, क्योंकि अंततः हम एक बेहतर मनुष्य समाज के लिए काम करते हैं। हमारी जो मूल कहानी लिखने के पीछे जो एक मूल सोच होती है वो यही होती है कि हम एक बड़ी एक देश में या बड़ी दुनिया के भीतर, एक अच्छी सुंदर दुनिया के भीतर बेहतर मनुष्यता को हम निर्माण कर सके, बेहतर मनुष्यता की तरफ जा सके, हम ये सोचते हैं हमेशा। गुलाबी नदी की मछलियों में देखते हैं हम कि प्रेम का जो उदात्त स्वरूप आया है वो बहुत ही बहुत अलग तरह का प्रेम का उदात्त स्वरूप आता है। मुझे कई कहानियां याद आती हैं जो प्रेम के बहुत उदात्त स्वरूप तक हमें ले जाती हैं। जैसे उसने कहा था एक कहानी है, या बहुत सारी इस तरह की कहानियां इस बीच में इन 100-125 सालों में हमारे सामने है, इसमें प्रेम का बहुत उदात्त रूप हमारे सामने आता है। और यही प्रेम का उदात्त रूप सीनीवाली जी की कहानी गुलाबी नदी की मछलियों में हमको देखने को मिलता है कि वो लड़का जो अपहरण किया गया है, जो रखा हुआ है वहां पर, उसको जो है उसके पिता से फिरौती वसूल करने के लिए, और वहां से उस लड़की को उससे प्रेम होता है, और वो प्रेम का जो एक आखिरी स्वरूप है वो जब लड़का कहता है कि तुम मुझसे मिलने आया कर, लड़का कहता है मैं तुम्हारे पास आऊंगा, तुमसे मिलने आऊंगा, वो कहती नहीं, मिलने कभी मत आना। ये जो एक मुक्त करने की एक बड़ी बात है या बड़ी चीज है, ये मुझे लगता है कि कहानी को बहुत बड़ा करती है। और प्रेम कहानियां जो अक्सर इधर लिखी जा रही कहानियां हैं जिनमें प्रेम कम होता है और बाकी चीजें बहुत ज्यादा होती है, उनसे शायद ये बहुत अलग कहानी है जो एक बहुत अलग तरह से प्रेम सामने रखती है, और प्रेम के एक प्रेम को एक बड़े फलक पे ले जाकर स्थापित करती है, पुनः स्थापित करती है। मुझे लगता है कि ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। अफजली की बात करें या रहोकंत होशियार की बात करें या गुलाबी नदी की मछलियों की बात करें, बिहार के खासतौर पे भागलपुर वाला जो इलाका है, भागलपुर वाले इलाके के आसपास गाँव में जो चीजें हैं, जो खासतौर पे कुरीतियां हैं या जो वहाँ के अपराध की चीजें हैं, उनको लेकर सीनीवाली जी बहुत अच्छे से बात रखते हैं। जैसे पकड़ुआ विवाह की जो बात करती हैं अफजली में, या वो बात करती हैं ईंट भट्टों को जमीन देने की अपने रहोकंत होशियार में, या गुलाबी नदी में वो जो अपहरण वाली बातें करती हैं, लेकिन उस घटना को, आपराधिक घटना उस तरह वो लेकर आती हैं अपनी कहानी में। ये बहुत महत्वपूर्ण तरीके से उस पर काम करती हैं, उस पर रिसर्च करती हैं, रिसर्च करने के बाद उसको लिखती हैं। भाषा, और जिस तरह से भाषा और खास तौर पे वहाँ के शब्दों को लेकर और वहाँ के चीजों को लेकर और प्रकृति को लेकर जिस तरह हमारे सामने पूरा एक सिनेमेटोग्राफी अंदाज में हमारे सामने आता है, उसे पढ़ते हुए हम खुद अपने आप को गाँव में महसूस करते हैं। ऐसी कुछ चीजें थी जिस पर मैं बात करना चाह रहा था। कर्तव्य बायस एक कहानी है जो खासतौर पे गाँवों में किस तरह चुनाव होता है, और हमारे लोकतंत्र ने पिछले 60-70 सालों में किस तरह उस लोकतंत्र ने कहाँ हमें लाकर खड़ा कर दिया है, ये हमें सीनीवाली जी की कहानी में दिखाई देता है कर्तव्य बायस में। तो किस तरह का कर्तव्य अब
चुनाव हमारे यहाँ लोकतांत्रिक, और एक जो कहा जाता था कि लोकतंत्र हमारा उस तरह से है और बहुत पवित्र लोकतंत्र है और चुनाव हमारे उसकी बहुत एक आदर्श स्थितियों में होते थे, वो एक स्थिति नहीं है। और बहुत गांव में जिस तरह नोट और दारू का जो प्रचलन बढ़ा है, उसको लेकर जिस सुंदर रोचक अंदाज में वो कहती हैं, जिस किस्सागोई के साथ गूंथ के वो कहानी को कहती हैं, मुझे लगता है बहुत महत्वपूर्ण कहानियां इस संग्रह में 9 कहानियां जो है, वह 9 कहानियां बहुत महत्वपूर्ण कहानियां हैं और इस समय को और समाज को प्रतिबिंबित करती हुई कहानियां हैं। और इस पर मुझसे पहले के वक्ताओं ने बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया बातचीत की है, इसलिए मैं अपनी बात को यहीं विराम दूंगा। सीनीवाली जी को बहुत बहुत बधाई, बहुत सारी शुभकामनाएं। वंदना वाजपेयी जी को बहुत सारी बधाई इस महत्वपूर्ण आयोजन के लिए। और मुझे थोड़ा सा असहज फिर भी लग रहा है कि भालचंद्र जी के बाद मैंने अपनी बात को रखा। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आभार आपका। आपने जरूर, आप कह जरूर रहे हैं, लेकिन आपने इतना सुंदर बात को रखा और इतनी गहराई में आप कहानियों के गए हैं कि एक पाठक के तौर पे उन कहानियों को फिर से इस तरीके से समझने में और उनके विस्तार को इस तरीके से समझने में बहुत अच्छा लगा। मुझे भी बहुत अच्छा लगा और मेरे ख्याल से और लोगों को भी अच्छा लगा होगा, क्योंकि हर पाठक की राय कहानियों पे एक अलग तरीके से अलग परतें खोलती है। और सभी मतलब आप सब आदरणीय हैं और आप सबने इतना इस चर्चा को इतनी खूबसूरती से आगे बढ़ाया और एक एक कहानी को जो विस्तार दिया, उसके लिए हम अटूट बंधन आप सब की तरफ से आप सबके आभारी हैं। मैं सोच रही थी कि सिनी कहानी का कोई अंश पढ़े तो उस पे पाठकों को और भी अच्छा लगेगा। तो सिनी, अगर संभव हो तो थोड़ा सा कुछ अंश पढ़ के बताओ। मुझे लगता है कि बहुत टाइम हो गया है, 5 मिनट का समय। और इसके पहले तो मैं धन्यवाद करती हूँ चंद्र जोशी सर का कि बहुत ही जरूरी कार्यक्रम छोड़कर वो आए लाइव के लिए। मनीष वैद्य जी, जो कि व्यस्त समय से इन्होंने समय निकाला, और प्रज्ञा रोहिणी मैम को कहीं जाना था, फिर भी उन्होंने मेरे लिए वक्त निकाल ही लिया। और सुनीता जी को जोड़ने में कठिनाई हुई, लेकिन उन्होंने मुझे कहा कि किसी भी तरह जुड़ूंगी जरूर। और वंदना जी का जिन्होंने इतने अच्छे आयोजन करवाया, इतना अच्छा आयोजन उन्होंने करवाया। और सच पूछिए तो थोड़ी सी भावुक ही हो रही हूँ, क्योंकि जब कोई कथा लिख रहा होता है तो उसके पास सिर्फ प्लॉट होता है और उसको ये नहीं पता होता है कि उस वक्त ये कहानियां कैसी बनेंगी या ये कहाँ छपेंगी, पाठकों को पसंद आएंगी भी या नहीं। लेकिन उसके अंदर एक आवेग होता है, एक जुनून होता है, वो लिखे। और जब वो कहानियां छपती हैं और पसंद की जाती हैं, जब इस तरह का कार्यक्रम इस तरह आयोजित होती, हमारे वरिष्ठ कथाकार और जो सभी मेरे लिए बहुत ही आदरणीय हैं, और हर एक कहानी पर इतने अच्छे तरीके से इन्होंने कहा कि मैं उत्साहित भी हूँ और थोड़ी सी भावुक भी हूँ। तो 5 मिनट का टाइम लेती हूँ, बस एक छोटा सा अंश पढ़ती हूँ रमाकांत होशियार का। तेजो अपने खेत के बैठकर देख रहा है। धुआं उगलती चिमनी से थोड़ा, जहां पहले बेल का एक और आम का 2 गाछ था, वैसे करवा कर अब भट्ठे के मालिक ने एक कोठरी बनवा दिया है। वो यहाँ रात में रहते तो नहीं, सांझ होते ही चरचक्का से भागलपुर ले जाते हैं। पर आते हैं रात भर, इसको आराम करते हैं और भट्ठे का हिसाब किताब भी। मुंशी खास लोग कोठरी में रहते हैं। दिल्ली आकर आपसे मिलती हूँ मैम, आपका गाँव घर भी अब गुड़गांव। हाँ मैम, हाँ। कोठरी के बाहर मोटरसाइकिल खड़ा है, बुल्लू, और हरा रंग का दीवार पर अंग्रेजी में बड़ा अक्षर में प्रचार लिखा है। वहां से 5-10 डेग हटकर मोटा पन्नी, रस्सी और चदरा से जुड़का
25 ही बना हुआ है। 100-150 मजदूर हैं, अधिकतर बाहर से आए आदिवासी हैं। टंगनी पर उनका कपड़ा है, एक किनारे चापा, कुछ झोपड़ी पर कद्दू सिम का लत्तर चढ़ा है, किसी के आगे 2-4 बैगन भी लगा है। छोटका बुतरू तो खेल रहा है, बड़का बच्चा जन मर्दाना मजदूर दयाल के खेत से खेत हटकर माटी सान रहे हैं, ईटा पार रहे हैं। माटी के ढेर के बगल में कोयले का ढेर है। ऊबड़ खाबड़ सड़क पर कोयले से भरा एक ट्रक आ रहा है। तेजो को लग रहा है अब यह उसका गांव नहीं रहा, कारखाना बन गया है जहां दिन रात मजदूर लगे हैं। धाक से धरती गर्म हो रही है। राख रवीश झामा जमीन होती जा रही है। खेत गड्ढा बनकर रह गया। धरती की आवाज जेसीबी और ट्रैक्टर के हल्ला में किसी को सुनाई नहीं देती। चिमनी से निकलता धुआं आकाश में आग की तरह धीरे धीरे रेंग रहा है। शहर पहले अपने गांव, फिर धीरे धीरे बगल के गांवों में पसर रहा है। इस सांप का बिख सी दवाएदार झाड़ फूक से नहीं उतरेगा। गया बाबू और सबके बगीचे का आम पकने से पहले ही सड़कर गिरने लगा है। दीना बाबू के खेत में भी जहर पहुंच गया है। सभी ये जहर रोज पी रहे हैं। बुतरू भी यह जहर पी रहा है। तो फिर भगवान से हाथ उठाकर हम किसका जीवन मांगते हैं? ये किसे छोड़ेगा? गाय गोरू, खेत खलिहान, बाग बगीचा, बाल बच्चा, किसी को नहीं। कालिया नाग से मुक्ति के लिए तो कन्हैया जी आए थे, लेकिन इसे चिमटी से बचाने के लिए कौन आएंगे? फिर तेजो मन ही मन हंसा। जब आदमी खुद ही मरने की ठान ले और पैदा को ही भगवान मानने लगे तो भगवान भला क्यों बचाने आएंगे? लेकिन इस सांप का जहर तो रुपया वाला भगवान भी नहीं उतार पाएगा। पढ़े लिखे बड़का बड़ी वाले नौकरिया लोग भी नहीं समझते। मेरी घरवाली भी कहती है तुम्हारे माथे पर सनिचर बैठ बहुत बड़ी बड़ी बातें हमको समझा रहे थे कि भट्ठा खुलने से गांव की हवा में जहर, धरती गर्म हो जाएगी, खेतों में छाया बिछ जाएगा, यहाँ वहाँ झामा ईटा नजर आएगा। मैं तो कहती हूँ इस गांव में तुमको छोड़कर सभी अनपढ़ गवार हैं जो इतना भी नहीं सोच पाते कि चिमनी कर का धुआं नहीं जहर उगलती है। माँ साहब ने जमीन दी, प्रोफेसर साहब ने जमीन दी, सबको तो सरकार हर महीने रुपया देती है। पढ़ लिख कर समझदार की गिनती हैं। जब इन्होंने इतना भी नहीं तो हम क्यों सोचे? पूछती हूँ, एक हमारे जमीन नहीं देने से क्या भट्ठा बंद हो गया? तेजो ने जवाब कुछ नहीं दिया। मन ही मन सोचने लगा, धरती में कितना सहेगी, एक न एक दिन उसे गुस्सा आएगा और धरती कांपने लगेगी। बुधिया कहती है धरती माँ का क्रोध जगेगा तो क्या वह तुम्हें मुझे छोड़ देगी? पता नहीं, पर इतना तो संतोष होगा कि हमने अपनी माटी माँ का सौदा नहीं किया। ये अंश, छोटा सा अंश मैंने पढ़ा। बहुत अच्छा अंश और कहानी की जान है ये अंश, और कहानी भी बहुत अच्छी है। और इस अंश के साथ ही इस कार्यक्रम को समाप्त करते हैं। एक बार फिर से आदरणीय भालचंद्र जोशी जी का, प्रज्ञा जी का, मनीष वैद्य जी का और प्रिय सुनीता जी का बहुत बहुत आभार कि वो आए और उन्होंने इस कार्यक्रम में अपनी इतनी विस्तृत अध्ययन के साथ और इतनी विस्तार के साथ चर्चा करा और कहानी संग्रह को इस तरह से खोला कि पाठकों का को रुचि जागृत अवश्य होगी। और अच्छी रचनाओं का पढ़ा जाना भी बहुत जरूरी है। ये भी बहुत जरूरी है कि अच्छी रचनाएं पढ़ी जाएं, क्योंकि अगर कम अच्छी रचनाएं पढ़ी जाती रहती हैं तो कई बार ऐसा होता है कि पाठक को पता ही नहीं चलता है कि ये अच्छी रचनाएं भी लिखी जा रही हैं। और जैसा कि मैंने पहले भी कहा था कि अटूट बंधन का हमेशा ये कोशिश रहती है कि हम उन्हीं किताबों पर बात करें जो वास्तव में पढ़ने योग्य हैं, जिनको वास्तव में पढ़ा जाना चाहिए। तो इसी के साथ आप सभी का आभार, सभी मित्रों का जो इतनी देर बैठे रहे और जिन्होंने इस कार्यक्रम को सुना। धन्यवाद। और